आज के इस वीडियो के अंदर जो लाइब्रेरी हम यूज़ करने वाले हैं, इसको देख के मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे जो आने वाले सारे प्रोजेक्ट्स होंगे उसके अंदर मैं इसको ही यूज़ करूँगा। मैं बात कर रहा हूँ बेटर ऑथ की, एक ऑथेंटिकेशन लाइब्रेरी जिसकी मदद से कुछ ही लाइंस के कोड के अंदर एक पावरफुल ऑथेंटिकेशन सिस्टम आप बना सकते हो आपके जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट के अंदर। चाहे वो ईमेल पासवर्ड का ऑथेंटिकेशन हो, या फिर साइन इन विथ गूगल हो, विथ गिटहब हो, या फिर वो मैजिक लिंक हो, या फिर वो पास की लॉगिन हो, या फिर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो। ये सारी चीज़ें कुछ ही लाइंस के अंदर आप इस लाइब्रेरी की मदद से कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि Next.js के अंदर इसको कैसे इंटीग्रेट करना है, कैसे वो जो प्रोटेक्टेड राउट्स होते हैं उसको कैसे बनाना है, और इसके लिए हम हमारा खुद का डेटाबेस कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राकेश है और आपका स्वागत है कोडर्स ज्ञान चैनल पे। आज का जो वीडियो है ये है बेटर ऑथ के ऊपर। बेटर ऑथ बेसिकली एक ऑथेंटिकेशन की लाइब्रेरी है। अगर आपका कोई जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आप Next.js या फिर किसी भी टाइप का फ्रेमवर्क हो, उसके अंदर अगर आपको ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनानी है तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो बेटर ऑथ। अब मार्केट के अंदर इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। नेक्स्ट ऑथ है, ऑथ JS, आई थिंक इसको अभी ऑथ JS बोलते हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारी लाइब्रेरीज़ है। लेकिन बेटर ऑथ जो है ना, ये थोड़ी सी अलग है। इसके अंदर जो सिंप्लिसिटी है, इसका डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी चीज़ें इतनी पावरफुल है कि आपका बहुत ही कम टाइम ये लेगी, और कम से कम टाइम के अंदर आपको पावरफुल जो ऑथेंटिकेशन सिस्टम के फीचर्स है वो इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करेगी। ये लाइब्रेरी बिल्कुल ओपन सोर्स है। इसको फ्री में आप आपके प्रोजेक्ट के अंदर इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम एक Next.js के प्रोजेक्ट के अंदर इसकी मदद से ऑथेंटिकेशन बिल्ड कर सकते हैं। ओके, अभी बेटर ऑथ को हमें Next.js के एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये जो ऑथेंटिकेशन है ये हमारे एप्लीकेशन के अंदर क्या करेगा, क्या हम अचीव करना चाहते हैं। लेट्स से कि हमारे पास ये Next.js का एप्लीकेशन है एंड हमारे पास लेट्स से 3-4 पेजेस बनाते हैं। ये हमारा हो सकता है होम पेज, जहाँ पे लैंडिंग वाली चीज़ें होती है ना, जहाँ पे कोई भी ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, कोई भी इसको खोल सकता है पब्लिकली। उसके बाद हमारे पास एप्लीकेशन के अंदर डैशबोर्ड्स होते हैं जहाँ पर हमें प्रॉपर ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत होती है। कोई भी नॉन ऑथेंटिकेटेड जिसने लॉगिन नहीं किया है वो यहाँ पे नहीं जा सकता है। यहाँ पे ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत होती है। एंड ऑथेंटिकेशन करने के लिए हमारे पास पेजेस होते हैं, जैसे कि लॉगिन पेज हो सकता है, और रजिस्टर पेज, साइनअप बोलते हैं इसको, साइनअप पेज हो सकता है। तो अभी हम क्या करेंगे इस वीडियो के अंदर, हमारे पास 4 पेजेस रहेंगे। एक तो होम पेज रहेगा, एक डैशबोर्ड रहेगा, एंड ये रहेगा साइनअप, एंड एक रहेगा लॉगिन। ठीक है, इस तरह से। ओके, साइनअप की मदद से हम एप्लीकेशन के अंदर रजिस्टर करेंगे, लॉगिन की मदद से लॉगिन करेंगे, एंड होम पेज के ऊपर लॉग्ड इन हो या फिर लॉग्ड इन नहीं हो यहाँ पे जा पाएगा, लेकिन डैशबोर्ड के ऊपर जो नॉन लॉग्ड इन यूज़र है वो नहीं जा पाएगा। उसको हम अचीव करने वाले हैं बेटर ऑथ की मदद से। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ये पेजेस बनाने के लिए हमें एक Next.js का एप्लीकेशन चाहिए होगा। तो उसके लिए जल्दी से चलते हैं Next.js डॉक्स के ऊपर, एंड यहाँ पर इसको ओपन करते हैं, ऑफिशियल डॉक्स, एंड इंस्टॉलेशन के अंदर चलते हैं, एंड यहाँ पर ये जो है कमांड रन करनी है, pnpm। ओके, नॉर्मली मैं बन यूज़ करता हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा pnpm ट्राई करेंगे। यहाँ पर करते हैं pnpm, एंड क्या है वो, क्रिएट नेक्स्ट ऐप लेटेस्ट, क्रिएट नेक्स्ट ऐप लेटेस्ट, एंटर करते हैं, एंड यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम देते हैं बेटर ऑथ। जो भी डिफ़ॉल्ट है सारा एक्सेप्ट कर लेते हैं। टेलविन CSS चाहिए, यस। SRC, यस। टर्बो पैक, ये नहीं चाहिए, डन। अभी चलते हैं इसके अंदर, बेटर ऑथ इसके अंदर, और ओपन करते हैं कोड एडिटर के अंदर। ओके, ये हमारा कोड है, Next.js का एप्लीकेशन है। जल्दी से इसको रन करके देखते हैं क्या है इसके अंदर। pnpm dev, एंड इसको अभी हम ओपन करेंगे। ये 3000 कॉपी करते हैं,
एंड यहाँ पर ओपन करते हैं। ये देखिए ये हमारा एप्लीकेशन है, डिफ़ॉल्ट जो पेज है उसका ये आपको यहाँ पर दिखेगा। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, जल्दी से इसको चेंज कर दे थोड़ा सा। ये देखिए ऐप src ऐप page.tsx के अंदर ये जो सारा कोड है ना, ये हमें नहीं चाहिए इनका डिफ़ॉल्ट वाला। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक h1 डालते हैं एंड यहाँ पर लिखेंगे होम पेज, क्योंकि ये हमारा होम पेज है। तो इस तरह से होम पेज लिखेंगे एंड आप देख सकते हो यहाँ पर ये होम पेज आपको यहाँ पर दिखेगा। ओके, सो अभी हमारे पास होम पेज रेडी है। इसको आपके हिसाब से आप स्टाइल कर सकते हो, हम बिल्कुल सिंपल यहाँ पर रखेंगे इसको। उसके बाद हमें और एक पेज क्रिएट करना है जो कि है डैशबोर्ड। सो डैशबोर्ड पेज क्रिएट करने के लिए हम बहुत ही सिंपल सा काम करते हैं। यहाँ पर ऐप के अंदर एक फ़ोल्डर बनाते हैं डैशबोर्ड एंड उसके अंदर हमें करना है page.tsx एंड यहाँ पर करते हैं रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट इस तरह से एंड यहाँ पर करते हैं डैशबोर्ड पेज इस तरह से। ओके, सेव करते हैं एंड यहाँ पर अगर देखते हैं तो यहाँ पर चलते हैं /डैशबोर्ड एंटर करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पर डैशबोर्ड पेज जो है वो भी आ चुका है। अब हमारे पास 2 और पेजेस चाहिए जो कि है लॉगिन एंड साइन अप। सो उसको भी बना लेते हैं जल्दी से, ज़्यादा काम है नहीं उसके अंदर। हमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा काम है। ऐप के अंदर एक फ़ोल्डर बनाते हैं और लॉगिन का इसको साइन इन नाम देते हैं, साइन इन इस तरह से करते हैं सिंपल एंड यहाँ पर करते हैं page.tsx साइन इन पेज डन। यहाँ पर दूसरा फोल्डर करते हैं साइन अप और इसके अंदर करते हैं page.tsx एंड यहाँ पर भी करना है साइन अप पेज डन। चारों पेजेस जो है हमारे अभी रेडी है, यहाँ पर आप देख सकते हो। सो डन, ये डन। ओके, सो ये चारों पेजेस हमारे रेडी हो चुके हैं। Next.js का हमारा एप्लीकेशन सेटअप हो चुका है। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इजी करने के लिए इनका एक नेविगेशन बार भी बना लेते ताकि क्लिक करने के बाद हम इन पेजेस के ऊपर नेविगेट कर पाएँ। सो उसके लिए काफ़ी सिंपल है, ये जो हमारा मेन लेआउट है इसके अंदर आते हैं एंड यहाँ पर ये जो चिल्ड्रन ये हो रहे हैं इसके ऊपर यहाँ पर करते हैं नेविगेशन बार। सो यहाँ पर करते हैं नेविगेशन, इस तरह से हम एट्रीब्यूट क्या बोलते हैं इसको, टैग हम बना सकते हैं। और यहाँ पर Next.js का जो लिंक कंपोनेंट है उसको यहाँ पर यूज़ करेंगे एंड जो हमारा पहला है होम पेज यहाँ पर लिखते हैं src जो है href होता है इसमें, हाँ href है। सो href जो है होम पेज हमारा, ऐसे हमें 4 पेजेस चाहिए। तो यहाँ पर ये है डैशबोर्ड एंड यहाँ पर /डैशबोर्ड, उसके बाद ये है साइन इन एंड यहाँ पर है साइन इन, ऐसा हमने किया है एंड उसके बाद है साइन अप एंड यहाँ पर है साइन अप इस तरह से। एंड मे बी स्टाइलिंग के लिए थोड़ा सा यहाँ पर हम क्लास नेम डाल सकते हैं फ्लेक्स आइटम सेंटर एंड मे बी गैप हम थोड़ा सा दे सकते हैं, गैप 4। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कैसे ये दिख रहा है। सो यहाँ पर चलते हैं तो आप देख सकते हो होम डैशबोर्ड साइन इन साइन अप। हाँ, मतलब इतना खास तो नहीं दिख रहा है लेकिन आप मुझसे बढ़िया कर सकते हो, प्लीज़ आप करिए, इसको इम्प्रूव करिए। हम बिल्कुल एकदम सिंपल रखेंगे इसको, हमारा फोकस है बेटर ऑथ के ऊपर। सो एक बार देख लेते हैं होम पेज। देखिए हम होम पेज के ऊपर जा रहे हैं, डैशबोर्ड के ऊपर जा रहे हैं। आई थिंक यहाँ पे एक दिक्कत हो रही है डैशबोर्ड के ऊपर जाने के लिए, ये ओके रिफ़्रेश कर रहा है ये। और ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने आई थिंक टाइपो किया है क्या इसके अंदर। यहाँ पर देख लेते हैं, हाँ टाइपो किया है, देखिए डैशबोर्ड इस तरह से। एंड अभी ये ठीक होना चाहिए, देखिए डैशबोर्ड साइन इन, हाँ अभी सारे जो राउट्स है वो चल रहे हैं, राइट। ओके, सो अभी Next.js का एप्लीकेशन सेटअप हो चुका है। अभी चलते हैं बेटर ऑथ को देखते हैं कि कैसे हमारे इसके अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो सबसे पहली चीज़ हमेशा याद रखिए, आपको जाना है डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर।
कोई भी टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हो, आपका जो सोर्स ऑफ ट्रूथ होना चाहिए वो हमेशा डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, क्योंकि चीज़ें जो है इतनी फास्ट पेस में चेंज होती हैं, तो इसलिए आप हमेशा डॉक्यूमेंटेशन को रेफ़र करें। सो ये है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, द मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव ऑथेंटिकेशन फ्रेमवर्क फॉर टाइपस्क्रिप्ट के लिए, क्योंकि टाइप सेफ है, इसके अंदर बहुत सारे टाइप्स हमें मिल जाते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर भी ये काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ टाइपस्क्रिप्ट का है, हमारा प्रोजेक्ट भी टाइपस्क्रिप्ट का है, तो इसको यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर चलते हैं गेट स्टार्टेड के अंदर, एंड गेट स्टार्टेड के अंदर यहाँ पर थोड़ा सा आप पढ़ सकते हो क्यों बेटर ऑथ यूज़ करनी है, सारी चीज़ें, फीचर्स वगैरह है। हमें जाना है इंस्टॉलेशन के अंदर, एंड बिल्कुल इसको ना फॉलो करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। सो सबसे पहले आप देख सकते हो इंस्टॉल द पैकेज को इंस्टॉल करना है, PNPM हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसको करते हैं कॉपी, ओके। यहाँ पर स्टॉप एंड इंस्टॉल, ये हो चुका है। वापस चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। सो आप देख सकते हो, इफ़ यू आर यूजिंग सेपरेट क्लाइंट एंड सर्वर सेटअप, मेक श्योर टू इंस्टॉल बेटर ऑथ इन बोथ पार्ट्स। मतलब अगर हमारा क्लाइंट और सर्वर अलग होगा, जैसे कि एक्सप्रेस.js हो सकता है बैक एंड, एंड फ्रंट एंड रिएक्ट हो सकता है, तो इस केस में दोनों जगह पे हमें करना होता है। हमारे केस में Next.js एक ही एप्लीकेशन है, तो एक ही जगह पर हमें करना है। नेक्स्ट काम है सेट एनवायरनमेंट वेरिएबल, ओके, क्रिएट .env फाइल, राइट। सो उसके लिए यहाँ पर आते हैं, एंड एक .env फाइल हमें क्रिएट करनी है। यहाँ पर करते हैं .env, एंड .env के अंदर क्या करना है, क्या बोला है इन्होंने, सीक्रेट की हमें क्रिएट करनी है, रैंडम वैल्यू यूज्ड बाय लाइब्रेरी फॉर एनक्रिप्शन एंड जनरेटिंग हैशेस। तो इंटरनली ये एनक्रिप्शन करता है, और पासवर्ड जो होता है उसको हैश करना होता है, तो उसके लिए हम कोई एक सीक्रेट पास कर सकते हैं। सीक्रेट मतलब और कुछ नहीं होता है, एक रैंडम स्ट्रिंग हमें पास करनी है, तो ये जो है ना, ये इसके अंदर ऐड करना है। एंड ये हमें एक ऑप्शन भी दे रहे, देखिए जनरेट सीक्रेट, तो एक रैंडम स्ट्रिंग भी जनरेट करके दे रहे, इसको अभी हम यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर आते हैं एंड पेस्ट करते हैं इसको, ठीक है। इस तरह से मैं जो करता हूँ ना, यहाँ पे ऐसे डबल कोट्स लगाता हूँ, तो थोड़ा सा हाईलाइटिंग मिलती है, तो नहीं करोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं, एंड सेकेंड एनवायरनमेंट वेरिएबल हमें जो करना है वो है बेस URL। अब ये बेस URL क्या है, ये बेस URL है कि हमारे एप्लीकेशन कौन से URL के ऊपर रन हो रहा है। देखिए साइड बार बंद कर लेते हैं। सो हमारा एप्लीकेशन लोकल होस्ट 3000 के ऊपर रन हो रहा है, तो यही हमारा जो है बेस URL है। इसको हटा देते हैं, डन। उसके बाद देखते हैं क्या है, देखिए क्रिएट अ बेटर ऑथ इंस्टेंस, बेटर ऑथ का इंस्टेंस क्रिएट करना है। क्रिएट अ फाइल नेम auth.ts इन वन ऑफ दीज लोकेशंस। तो लिव फोल्डर के अंदर कर सकता है, यूटिल्स या फिर प्रोजेक्ट के रूट के अंदर। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि लिव के अंदर करिए, क्योंकि वहाँ पे हम ऐसी चीज़ें नॉर्मली रखते हैं। सो एक काम करते हैं, लिव फोल्डर, हमारे पास लिव फोल्डर नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, SRC के अंदर यहाँ पर एक lib नाम का फोल्डर आपको क्रिएट करना है, एंड देन उसके अंदर auth.ts जैसे हमें बोला गया है। देखिए auth.ts फाइल हमने बना दी। अब इसके अंदर क्या करना है, एंड दिस फाइल import better auth, create your auth instance, make sure to export auth instance with variable name auth। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको better auth को import करना है, ठीक है। सो ओके, इसको कॉपी कर लेते हैं, एंड यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट कर लिया, एंड ऑथ को हमने एक्सपोर्ट कर लिया। इस तरह से देखिए एक इंस्टेंस बना के वेरिएबल को एक्सपोर्ट किया है, यही इन्होंने बोला हुआ है। ये हम एक्सपोर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि इस वेरिएबल को हम यूज़ करते हैं सभी जगह पर, उसके साथ सेशन गेट करने के लिए, लॉगिन करने के लिए, सारी चीज़ें इसके ऊपर अवेलेबल हो जाती हैं। नेक्स्ट क्या है, कॉन्फ़िगर डेटाबेस। बेटर ऑथ रिक्वायर्स अ डेटाबेस टू स्टोर यूज़र डेटा। क्या मतलब है इसका, देखिए जब भी हम ऑथेंटिकेशन यूज़ करते हैं तो हम यूज़र्स को क्रिएट करते हैं, यूज़र्स के सेशंस क्रिएट करते हैं, पासवर्ड्स, अकाउंट्स क्रिएट करते हैं, तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है इसको हमें स्टोर करना होता है डेटाबेस के अंदर। तो इसलिए इसको डेटाबेस का कनेक्शन हमें देना होता है, ताकि वो सारी इन्फॉर्मेशन वो स्टोर करे। हमें मैनुअली कुछ नहीं करना है, बेटर ऑथ हमारे लिए सारी चीज़ें करेगी। तो आप देख सकते हो इसके अंदर SQLite, पोस्टग्रेस, MySQL, जो सारे ये मेन रिलेशनल डेटाबेसेस जो हैं इनका है। तो आप अगर इसमें से कोई यूज़ कर रहे हो तो
इसको आपको कॉपी करना है और इस तरह से जो कॉन्फ़िगरेशन है बेसिक, बहुत ही बेसिक है ये चीज़ें। अगर आप इन डेटाबेसेस को यूज़ करते हो तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि कैसे ये डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन देते हैं, राइट। लेकिन हम जो यूज़ करने वाले हैं ना, हमारे यूज़ केस में मोंगो डीबी यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। मोंगो डीबी तो आप देख सकते हो कि अगर आप ORMs यूज़ करना चाहते हो, ड्रिजल, प्रिज्मा, ये कर सकते हो, या फिर मोंगो डीबी, ये एक नो एसक्यूएल डेटाबेस है, तो इसको आप फॉलो कर सकते हो। देखिए ये यहाँ पर दिया हुआ है कि कैसे करना है। अब यहाँ पर ये बढ़िया सा है, मोंगो डीबी के बारे में एक लाइन में बताया गया है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट क्या करूँगा ना, यहाँ पे डेटाबेस देखिए लेफ्ट साइड में अगर जाओगे, मोंगो डीबी जो है ना, इसको एक नए टैब में ओपन करते हैं। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन दी हुई है, थोड़ा सा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बेसिकली इसके अंदर है। तो हम यहाँ पर जाएंगे इस स्टेप के लिए, एंड यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि ओके, मोंगो डीबी इज़ पॉपुलर नो एसक्यूएल डेटाबेस, जो कि हमें पता है। यूसेज क्या है, कैसे यूज़ करना है। सो मेक श्योर यू हैव मोंगो डीबी इंस्टॉल्ड एंड कन्फिगर्ड। ओके, मोंगो डीबी इंस्टॉल करना पड़ेगा, रन करना पड़ेगा। अगर आप प्रिफर करोगे कोई क्लाउड मोंगो डीबी अगर आपको यूज़ करना है तो एटलास वगैरह है, उसको यूज़ कर सकते हो। बट हम क्या करने वाले हैं ना, मेरे पास डॉकर चल रहा है मशीन के ऊपर, तो डॉकर के अंदर मैं यहाँ पर जल्दी से एक मोंगो डीबी का जो इंस्टेंस है उसको रन करने वाला हूँ। सो डॉकर के अंदर रन करने के लिए compose.yaml फाइल यहाँ पर क्रिएट करनी है, एंड इसके अंदर बस ये आपको लाइन्स यहाँ पर डालनी है। इतना इनफ है एक मोंगो डीबी को रन करने के लिए। सो इसको क्लोज करते हैं एंड यहाँ पर एक नई टैब ओपन करेंगे, एंड यहाँ पर हम कर सकते हैं डॉकर कंपोज अप -d, दैट्स इट। आपका मोंगो डीबी जो है वो रेडी हो जाएगा। सो मोंगो डीबी हमारा स्टार्ट हो चुका है। वापस आते हैं, तो ये कर दिया हमने, सेटअप कर दिया। अभी क्या करना है, auth.ts के अंदर हमें जाना है और ये कुछ काम करना है। देखिए यहाँ पर आप और एक चीज़ देखोगे, मोंगो डीबी एक पैकेज है। सो मोंगो डीबी npm अगर करते हो आप, सो यहाँ पर देखिए ये पैकेज है। ये क्या है मैं आपको बताता हूँ, ये वाला देखिए मोंगो डीबी ये है ना, ये ऑफिशियल मोंगो डीबी ड्राइवर है Node.js के एप्लीकेशन के अंदर। ड्राइवर मतलब मोंगो डीबी से कनेक्ट करने के लिए हमारी हेल्प करता है, कुछ उसके अंदर इंटरनल चीज़ें होती हैं, तो ये हमें चाहिए होता है कनेक्ट करने के लिए। तो इसको हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि है npm इंस्टॉल मोंगो डीबी। सो यहाँ पर करते हैं npm ऐड मोंगो डीबी, ठीक है, ये एक हमें करना है। एंड डॉक्यूमेंटेशन के अंदर एक बार फिर से चलते हैं। यहाँ पे बेटर ऑथ तो हमने इंस्टॉल की है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ये वाला चाहिए। देखिए ये 2 लाइंस हमें चाहिए, ये भी चाहिए। कॉपी करते हैं इसको, एंड auth.ts जो है हमारे लिब के अंदर, यहाँ पर आते हैं, एंड इसके ऊपर हमें करना है, राइट, यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं इसको। एंड आप देख सकते हो मोंगो डीबी अडेप्टर हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, जो कि बेटर ऑथ के अंदर ही मिल जाता है हमें, अडेप्टर्स के अंदर, ठीक है। अलग से कोई इंस्टॉलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक मोंगो डीबी क्लाइंट बनाते हैं उसकी मदद से, एंड यहाँ पर हमें पाथ देना है कि क्या हमारा डेटाबेस का पाथ है, कनेक्शन URL जिसको हम बोलते हैं। तो एक काम करेंगे, process.env, और यहाँ पर करते हैं मोंगो URL। इसको हम क्या करेंगे, हम env के अंदर रखेंगे, जो कि बेस्ट प्रैक्टिस होती है। इस तरह से हमें करना है। सो चलते हैं .env के अंदर, और यहाँ पर क्या करते हैं, मोंगो डीबी URL, क्या हमने मोंगो डीबी URL कर लेते हैं, चलिए ऐसे कर लेते हैं, मोंगो डीबी URL। सो मोंगो डीबी URL इस तरह से, और सारा रूट पासवर्ड वगैरह कहाँ पे है। डेटाबेस का नाम हमने बेटर ऑथ रखा है, देखिए ये ध्यान से देखना, और ये ऑथेंटिकेशन के लिए चाहिए होता है। बस इतना आपको ऐड करना है, तो ये यहाँ पर उसको सारे क्रेडेंशियल्स मिल जाएंगे। उसके बाद क्लाइंट से हम डीबी एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं इस तरह से, जो कि चाहिए होगा बेटर ऑथ को। अब देखते हैं कहाँ पे पास करना है इसको। देखिए इसके अंदर डेटाबेस ऑप्शन हमें पास करना है बेटर ऑथ के अंदर। सो बेटर ऑथ इसके अंदर आते हैं और इसको पेस्ट कर लेते हैं। देख सकते हो डेटाबेस मोंगो डीबी अडेप्टर, जो कि हमने इंपोर्ट किया था यहाँ पे, एंड डीबी पास कर दिया इसको, जो कि हमने यहाँ पे बनाया है मोंगो क्लाइंट की मदद से। एंड अगेन इसके अंदर एक ऑप्शन हमें देना होता है, जो क्लाइंट है खुद मोंगो डीबी क्लाइंट, ठीक है। 2 चीज़ें हैं, देखिए एक क्लाइंट है जो कि ड्राइवर की चीज़ें इसके अंदर है। यहाँ पे डीबी मतलब डेटाबेस से कनेक्शन करने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए होगी
वो हमने यहाँ पर बनाई हुई है ये इंस्टेंस। तो दोनों को हमें पास करना होता है। क्लाइंट वैसे ऑप्शनल है, आप देख सकते हो कि अगर आपको ये नहीं पास करोगे तो डेटाबेस के ट्रांजैक्शंस काम नहीं करेंगे यहाँ पर। नॉर्मली जो आप जो चीज़ें करते हो डेटाबेस की वो कर पाओगे, ट्रांजैक्शन नहीं कर पाओगे। तो हम दोनों चीज़ों को रखेंगे, ठीक है। सो ये आई थिंक हमारा सेटअप हो चुका है। अभी इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि स्कीमा जनरेशन एंड माइग्रेशंस। सो इन्होंने दिया है कि फॉर MongoDB वी डोंट नीड टू जनरेट और माइग्रेट फॉर द स्कीमा। रिलेशनल डेटाबेसेस जब भी हम यूज़ करते हैं तो हमें स्कीमा क्रिएट करना पड़ता है, राइट। कौन से टेबल्स है, कौन से फील्ड्स हैं, माइग्रेट करना पड़ता है, मतलब डेटाबेस के अंदर उसको क्रिएट करना पड़ता है। बट जो MongoDB है वो स्कीमा लेस होता है। आप Mongoose को इसको मतलब कंफ्यूज मत करना। Mongoose एक लाइब्रेरी जब भी हम करते हैं यूज़ तो उसके अंदर स्कीमा बनाते हैं, वो Mongoose का पार्ट है। जो खुद MongoDB है उसके अंदर कोई स्कीमा नहीं होता है। तो यहाँ पर कोई भी हमें जनरेशन या फिर माइग्रेशन की ज़रूरत नहीं है। जब भी ये रिक्वेस्ट होगी पहली बार, जब भी हम पहला कनेक्शन करेंगे, बेटर ऑथ हमारे लिए सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली क्रिएट करेगा, जितने भी टेबल्स हमें चाहिए उसके लिए। यहाँ पर और एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एक क्वेश्चन शायद आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि बेटर ऑथ को MongoDB चाहिए, तो इसको क्या कोई अलग MongoDB का एक इंस्टेंस देना पड़ेगा और हमारे एप्लीकेशन के लिए दूसरा MongoDB चाहिए होगा? नहीं, आप सेम MongoDB को बेटर ऑथ को दे सकते हो और आपका जो दूसरा एप्लीकेशन का डेटा है बाकी का, वो भी उसी MongoDB के अंदर दूसरे टेबल्स बना के आप रख सकते हो। बेटर ऑथ क्या करेगा, सिर्फ उसको जो 2-3 टेबल्स चाहिए वो उसके अंदर क्रिएट करेगा बस, और कुछ नहीं करेगा आपके डेटाबेस के साथ में, ठीक है। सो यहाँ पर सारा सेटअप हमारा जो डेटाबेस का है वो हो चुका है। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्रिएट डेटाबेस टेबल, हम MongoDB यूज़ कर रहे हैं तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। माइग्रेशन की ज़रूरत नहीं है। ऑथेंटिकेशन मेथड, हाँ देखिए नेक्स्ट स्टेप ये है कि अभी हमें ऑथेंटिकेशन मेथड्स कौन सी होती है। हम ईमेल पासवर्ड की मदद से लॉगिन करते हैं, हम सोशल लॉगिन विद गूगल करते हैं, हम पास की यूज़ करते हैं, मैजिक लिंक्स यूज़ करते हैं। तो अलग अलग टाइप की मेथड्स होती है ऑथेंटिकेशन की। जो हम सबसे सिंपलेस्ट मेथड जो है वो देखने वाले हैं वो है ईमेल एंड पासवर्ड, जो कि क्लासिक है, सब जगह पे होती है यूज़। सो उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए बहुत सिंपल है। ये जो बेटर ऑथ हमने बनाया हुआ है इसके अंदर जस्ट आपको ये ऑब्जेक्ट पास करना है, राइट। सो आते हैं वापस एंड यहाँ पे बस आपको इसको ऐड करना है, दैट्स इट। बस एक ये करना है, आपका पूरा जो ईमेल एंड पासवर्ड का जो सिस्टम है वो रेडी हो गया। कुछ नहीं करना है आपको। सो वापस चलते हैं, देखते हैं कि और आगे क्या करना है इसी के साथ में। ये सोशल प्रोवाइडर, इसके बारे में थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। माउंट हैंडलर, देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है। टू हैंडल API रिक्वेस्ट यू नीड टू सेटअप अ राउट हैंडलर ऑन योर सर्वर, create a new file or route in your framework, catch all route basically. This route should handle request for the path API/auth unless you have configured. So basically क्या होगा कि better auth जो है उसके लिए कुछ API route चाहिए होते हैं, जो भी वो इंटरनली APIs कॉल करेगा लॉगिन करने के लिए, साइन इन साइन आउट करने के लिए। तो सारी रिक्वेस्ट इस पाथ के ऊपर करता है। तो हमारे Next.js के अंदर ये जो राउट है एग्जिस्ट होना चाहिए, और इन्होंने बोला है कि कैच ऑल राउट बना दो उसको। मतलब इसके ऊपर जितनी भी रिक्वेस्ट आएगी वो सारी एक फाइल के अंदर हैंडल करेंगे, ठीक है। ये Next.js का फीचर है कैच ऑल राउट। कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है Next.js का ऑप्शन, इसके अंदर जाएंगे। इन्होंने क्या बोला है कि देखिए ऐप API ऑथ एंड ऑल, इस तरह से करना है बेसिकली। सो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पर इसको बंद कर लेते हैं एंड यहाँ पर आते हैं SRC के अंदर, ऐप के अंदर इसको मैं पेस्ट करूँगा। ऐप के अंदर API फोल्डर हम बना रहे, उसके अंदर ऑथ, उसके अंदर ये स्क्वायर ब्रैकेट डॉट ऑल, ये कैच ऑल है। इसके अंदर /API/auth के बाद कुछ भी होगा ना, सारे इसके अंदर आके हैंडल हो जाएंगे, सारे राउट्स, ठीक है। route.ts देखिए ये बन गया एंड ये फोल्डर बन चुका है। यहाँ पे route.ts फाइल हमें चाहिए, ठीक है। सो मैं फोल्डर को डिलीट कर देता हूँ। route.ts इस तरह से फाइल चाहिए। अभी इसके अंदर ये चाहिए हमें, ये वाला कोड, इसको पेस्ट कर लेते हैं और देखते हैं क्या है ये। सो सबसे पहले तो हमने auth जो हमारा वेरिएबल था ना यहाँ पे हमने बनाया था, उसको हमने इंपोर्ट किया है लीप के अंदर से, ये वाला ऑथ।
इसको हमने इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर हमें बेटर ऑथ से Next.js का एक हैंडलर मिलता है, इनबिल्ट है हमारे लिए। तो डायरेक्टली इसको हमने रैप कर दिया इसके अंदर जो ऑथ इंस्टेंस है, एंड यहाँ से पोस्ट एंड गेट 2 मेथड्स यहाँ से हमने एक्सपोर्ट की है। और इसकी मदद से बेटर ऑथ को जितने भी ऑथेंटिकेशन के राउट्स चाहिए होंगे वो ऑटोमेटिकली इंटरनली क्रिएट हो जाएंगे, हमें कुछ नहीं करना है। बेटर ऑथ अभी रेडी है रिक्वेस्ट करने के लिए, साइन इन करने के लिए, साइन आउट सब करने के लिए। ओके, वो सारा हो जाएगा इन राउट्स की मदद से। सो इसको क्लोज करते हैं एंड देखते हैं नेक्स्ट क्या है, क्रिएट क्लाइंट इंस्टेंस। अब ये अभी तक जो हम कर रहे थे ये सर्वर साइड हो गई इसकी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्लाइंट इंस्टेंस क्या है। क्लाइंट इंस्टेंस, क्लाइंट साइड लाइब्रेरी हेल्प्स यू इंटरेक्ट विद द ऑथ सर्वर। इसका मतलब ये हो गया आपका, अभी मतलब सर्वर का कर दिया। अभी फ्रंट एंड से कैसे हमें इंटरेक्ट करना है सर्वर से, इस ऑथेंटिकेशन सर्वर से, तो उसके लिए या तो आप नॉर्मल APIs यूज़ कर सकते हो या फिर ये क्लाइंट इंस्टेंस आप यूज़ कर सकते हो जो कि रिकमेंडेड है। तो ये कैसे करना है, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है कि इंपोर्ट क्रिएट ऑथ क्लाइंट फ्रॉम पैकेज फ्रेमवर्क। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो बेटर ऑथ रिएक्ट फॉर रिएक्ट। हम रिएक्ट यूज़ कर रहे हैं, Next.js यूज़ कर रहे हैं, मतलब रिएक्ट ही है वो। तो ये चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के अंदर। कॉल द फंक्शन क्रिएट। ओके, कुछ समझ में नहीं आ रहा, एक काम करते हैं, यहाँ पे नीचे आते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि कोड एग्जाम्पल क्या है। सो हमें क्या करना है, लीप के अंदर और एक फाइल बनानी है authclient.ts। ओके, ये समझ में आ रहा है। सो यहाँ पर आते हैं एंड लीप के अंदर ये फाइल यहाँ पर बना दी एंड उसके अंदर ये वाला कोड हमें चाहिए। सो पेस्ट एंड देखते हैं क्या है। देखिए क्रिएट ऑथ क्लाइंट, यहाँ से अगेन कोई इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं, ये ऑलरेडी बेटर ऑथ के अंदर ये यहाँ पे हमें मिल जाता है। एंड उसकी मदद से उसको कॉल कर दिया हमने और उसके अंदर बस हमें बेस URL पास करना है, मतलब हमारा सर्वर कहाँ पे रन हो रहा है। ये ज़रूरी है क्योंकि ये वाली चीज़ जो है ना, ये आप किसी भी सर्वर के साथ कर पाओगे। अगर आपका ऑथेंटिकेशन सर्वर बेटर ऑथ का अगर Express.js के ऊपर है तो ये रिएक्ट के अंदर ये वाला कोड आप लिखोगे, ये क्लाइंट साइड है इसकी। तो वहाँ पे जो रिएक्ट का, वहाँ पे जो एक्सप्रेस का बैकएंड का URL है वो यहाँ पे डालोगे। हमारे केस में एक ही URL है क्योंकि Next.js हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, प्रोडक्शन के अंदर जाओगे तो इसको भूलना नहीं चाहिए, मतलब चेंज करना, आपका जो मेन डोमेन होगा उसको आपको रखना है। तो आप इसको .env के अंदर मूव कर सकते हो ताकि चेंज करने में ईजी हो जाए। ओके, सो अभी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि हाँ, इन्होंने दिया है कि यू कैन ऑल्सो एक्सपोर्ट स्पेसिफिक मेथड्स यू प्रेफर। देखो ये जो क्रिएट ऑथ क्लाइंट अभी हमने बनाया ना, इसके अंदर बहुत सारे मेथड्स हमें मिलती है, साइन इन, साइन अप, यूज सेशन वगैरह वगैरह, हुक मिलता है, ये हुक है। तो या तो इसको अलग से इस तरह से डिस्ट्रक्चर करके आप एक्सपोर्ट करो या फिर डायरेक्टली क्लाइंट ही एक्सपोर्ट करो, जो कि हमने किया हुआ है। देखिए ऑथ क्लाइंट को एक्सपोर्ट किया, इसके अंदर वही मेथड्स हमें मिलेगी। देखिए ऑथ क्लाइंट डॉट, देखिए सारे मेथड यहाँ पे साइन इन करने के लिए है, साइन आउट, साइन अप, लॉग आउट भी होगा, साइन आउट बोलते हैं उसको, साइन आउट है, सेशन में भी गेट सेशन, बहुत सारी चीज़ है इसके ऊपर। ठीक है, पूरे फ्रंट एंड के अंदर इस क्लाइंट को हम यूज़ करेंगे इंटरेक्ट करने के लिए हमारे ऑथेंटिकेशन सर्वर से। सो यहाँ पर आते हैं एंड दैट्स इट हो गया। देखिए मुझे इस लाइब्रेरी का ना डॉक्यूमेंटेशन इतना अच्छा लग रहा है ना, आपको क्या बताऊं, कि स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ दी हुई है इसके अंदर। ऐसे बहुत ही कम लाइब्रेरीज का डॉक्यूमेंटेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चले ये हमारा हो चुका है। अभी काम करते हैं, ये जो ऑथ क्लाइंट से हमें जो मेथड्स मिली है ना, उनको हमें यूज़ करना है बस साइन इन। तो ये कैसे करना है उसके लिए भी देख लेते हैं, कहीं पे डॉक्यूमेंटेशन होगा इसका। सो ऑथेंटिकेशन यहाँ पर आते हैं एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ईमेल एंड पासवर्ड, इसका देखते हैं कि इसकी मदद से कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या था, टू एनेबल ईमेल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, हमें ये करना है जो कि हमने किया है सर्वर साइड, राइट। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो साइन अप करने के लिए हमें क्या करना है। सबसे पहले तो साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप करने के लिए सबसे पहले ऑथ क्लाइंट के ऊपर साइन अप ऑब्जेक्ट को कॉल करके उसके ऊपर ईमेल मेथड को कॉल करना है एंड इसके अंदर डेटा पास करना है, ईमेल क्या है, नेम क्या है। तो अभी आपके दिमाग में चीज़ें आना शुरू हुआ होगा। देखिए ये कैसे कर सकते हैं, हमें एक फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा हमारे साइन अप पेज के ऊपर,
और जो भी यूज़र टाइप कर रहा है उसको बस इसको पास कर देना है, यही है, राइट। सो एक काम करते हैं, चलते हैं यहाँ पर हमारे एप्लीकेशन के अंदर एंड साइनअप पेज जो है ना उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सो साइनअप के अंदर page.tsx यहाँ पर आते हैं एंड यहाँ पर एक साइनअप पेज बनाते हैं। डन। देखिए एक सिंपल सा फॉर्म यहाँ पर बनाया हुआ है, ये चीज़ें आपको आती है, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं रिएक्ट के अंदर की। सिंपल एक फॉर्म बनाया है, इनपुट बनाया है नेम फील्ड के लिए, उसके बाद एक ईमेल फील्ड है, एक पासवर्ड फील्ड है, एक साइनअप बटन है, और जैसे ही ये सबमिट होता है ये फॉर्म, हम हैंडल सबमिट जो है मेथड कॉल करेंगे और यहाँ पे वो बेटर ऑथ का जो लॉजिक है वो हम करने वाले हैं। एंड ये जो बाकी चीज़ें हैं, ये यूज स्टेट वगैरह, ये तो आपको पता है, फॉर्म हैंडल करने के लिए हम इस तरह से स्टोर करते हैं एंड ये वैल्यू के अंदर ऐसे डालते हैं ऑन चेंज सेट नेम, राइट। बेसिक चीज़ें हैं। अभी एक काम करते हैं, इसको जल्दी से टेस्ट करते हैं कि कैसे दिख रहा है ये पेज हमारा। सो यहाँ पर आते हैं तो ये क्या ब्रेक हो चुका है क्योंकि हमारा सर्वर अभी रन नहीं हो रहा है, राइट। सो इसको रन कर देते हैं एंड सर्वर को रन करने के बाद देखते हैं कि क्या अब ठीक से दिख रहा है। सो ये देखिए यहाँ पर एरर आ चुकी है, यूज स्टेट यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं? इसका रीज़न ये है कि ये यूज़ क्लाइंट करने के लिए बोल रहा है। क्या मतलब है इसका मतलब नेक्स्ट.js के अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट जो पेजेस होते हैं वो सर्वर कंपोनेंट्स होते हैं एंड जब भी हमें इस टाइप के हुक्स यूज़ करने होते हैं, यूज़ स्टेट वगैरह, ये क्लाइंट साइड हुक्स है, तो इस कंपोनेंट को हमें क्लाइंट कंपोनेंट बनाना होता है। उसके लिए यूज़ क्लाइंट ऐसे आपको ऊपर लिखना होता है, यूज़ क्लाइंट, ठीक है। अगर अभी ऐसा करेंगे तो आप देख सकते हो कि पेज हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लग रहा है मुझे ये। और इसके अंदर अगर साइनअप के अंदर जाओगे तो यहाँ पर देखिए नेम फील्ड है, ईमेल फील्ड है, पासवर्ड फील्ड है एंड साइनअप बटन है, राइट। तो हाँ, इसको थोड़ा डिज़ाइन कर लेते हैं जल्दी से। हे कोडिंग ज्ञान फैमिली, सो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो को उतना ही एंजॉय कर रहे हो जितना मैं एंजॉय कर रहा हूँ। आपको पता है इस चैनल के ऊपर आप में से बहुत सारे लोग डेली बेसिस पे वीडियोस देखते हो, बहुत सारा प्यार देते हो, लेकिन अभी भी आप में से 64% लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आप अगर इसको देख रहे हो शायद आपने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मैं 2 चीज़ें आपको बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए और इतना सारा प्यार देने के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जाइए सब्सक्राइब करिए। 1 सेकंड लगता है, आपको फ्री में है ये सब्सक्राइब करना, तो जाइए अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए। अभी चलते हैं वापस वीडियो के ऊपर। ओके, सो देखिए डिज़ाइन हो चुका है, टेलविन के कुछ क्लासेस हमने ऐड किए हैं तो ये कुछ थोड़ा सा बेटर दिख रहा है। अभी भी अप टू द मार्क नहीं है बट हाँ चलेगा हमारे केस में। तो देखिए कुछ क्लासेस हमने ऐड किए हैं, रिपॉजिटरी की लिंक मैं आपको दे दूंगा तो उसके अंदर देख लीजिए आप। ओके, सो अभी क्या होने वाला है, जैसे ही हम ये फॉर्म सबमिट करते हैं, देखिए ये वाला फॉर्म जैसे सबमिट करते हैं तो हमारी ये फंक्शन कॉल होने वाली है एंड इनके अंदर ऑलरेडी ये सारा डेटा हमने नेम, ईमेल, पासवर्ड जो है वो स्टोर कर रखा है। सो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अगर देखते हैं डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पर देखते हैं कि साइन अप करने के लिए बेसिकली ये कोड हमें करना है। सो यहाँ पर लाके इसको पेस्ट करते हैं। ऑथ क्लाइंट को इंपोर्ट करना है, कहाँ से याद है, ऑथ क्लाइंट नाम से हमने जो फाइल बनाई थी यहाँ पर लिप के अंदर, यहाँ से इसको जो एक्सपोर्ट किया था इसको अभी हम इंपोर्ट करेंगे यानी इसके ऊपर signup.email इस तरह से मेथड कॉल करनी है। एंड नेम जो है, नेम हमारा ऊपर है इसके अंदर, देखिए यूज स्टेट के अंदर। एंड उसके बाद हमारे पास ईमेल है तो ईमेल को यहाँ पर कर देते हैं ईमेल इस तरह से। एंड जो पासवर्ड है, पासवर्ड इस तरह से दे दिया। इमेज वगैरह अगर यूज़र का जो एवटार होता है वो अगर पास करना है वो कर सकते हो, हमारे केस में नहीं है, हटा देते हैं इसको। एंड उसके बाद इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, ये ऐसे, ये ऐसे, एंड ये पासवर्ड है। एंड ये कॉल बैक यूआरएल जो है ना, ये बेसिकली ये किसके लिए है एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर अगर देखते हैं तो कॉल बैक यूआरएल ये है एन ऑप्शनल यूआरएल टू रिडायरेक्ट टू आफ्टर यूज़र साइनअप होने के बाद कहाँ पे हमें इसको रिडायरेक्ट करना है उसका ये यूआरएल है। ओके, सो साइनअप के बाद कहाँ पे रिडायरेक्ट करना है हमें, मे बी साइनअप के बाद हमें
स्लैश डैशबोर्ड के ऊपर करना है, डैशबोर्ड इस तरह से, एंड यहाँ पर देख लेते हैं ये साइनअप का ही है, ओके साइनअप का ही है, तो डैशबोर्ड देख ले इस तरह से लिखते हैं। एंड इसके बाद और देखते हैं कि क्या इसके अंदर और कुछ ऑप्शंस आते हैं। ओके यहाँ पे साइन इन है, एंड और क्या करना है, यहाँ पर आते हैं। हाँ देखिए इसके अंदर ना और ऑप्शंस हमें अभी तो नहीं दिख रहे, एक बार हाँ ये देखिए यहाँ पर कुछ दिख रहा है, साइन इन। ओके ये साइन इन का है, साइन अप का कहाँ पर है, सो रीसेट पासवर्ड भी आता है इसके अंदर, ओ नाइस, ओके। सो यहाँ पे सक्सेस आई थिंक यहाँ पर हमने देखा था जो स्टेप बाय स्टेप गाइड जो था ना, वापस चलते हैं एक बार एंड यहाँ पर देख लेते हैं। इंस्टॉलेशन के अंदर अगर चलते हैं ना, यहाँ पर हमें देखना है क्या है, बेसिक यूसेज हो गया, बेसिक यूसेज के अंदर जाना है एंड यहाँ पर हाँ ये देखिए यहाँ पर यूसेज कैसे करना ये दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर ना सेकेंड पैरामीटर हम पास कर सकते हैं एंड उसके बाद यहाँ पर कुछ हैंडलर्स हम दे सकते हैं, जैसे कि अगर हमें लोडिंग वगैरह दिखाना है तो शो ऑन रिक्वेस्ट ये पास कर सकते हैं। सक्सेस होने के बाद में भी हमें रिडायरेक्ट करना है, तो वो एरर आती है तो कुछ एरर मैसेज दिखाना है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है इसको हम पास कर सकते हैं एज ए सेकेंड पैरामीटर। सो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये पास कर दिया, तो देखिए अभी ये कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे कुछ लॉग कर सकते हैं, console.log making the request maybe ऐसा, एंड ऑन सक्सेस रिडायरेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए क्योंकि ओके यहाँ पर भी दिया हुआ है, लेकिन एक कन्फ्यूज़न मुझे ये हो रहा है अभी, अगर यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर दिया हुआ है a URL to redirect to after the user verifies their email, right? एंड यहाँ पर जो हमने देखा था इसकी इंफॉर्मेशन, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो देखा था कॉल बैक URL एंड ऑप्शनल URL टू रिडायरेक्ट टू आफ्टर द यूज़र साइनअप्स। तो हाँ इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, यहाँ पर जो हम देख पा रहे हैं दोनों जगह पर अलग इन्फॉर्मेशन है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो ऑन सक्सेस है इसको यूज़ करेंगे रिडायरेक्ट करने के लिए। सो यहाँ पर आते हैं, रिडायरेक्ट कैसे करते हैं नेक्स्ट.js के अंदर, हम रिडायरेक्ट नाम की फंक्शन यूज़ कर सकते हैं फ्रॉम नेक्स्ट नेविगेशन, एंड इसके अंदर हम करेंगे डैश बोर्ड के ऊपर रिडायरेक्ट करना। ऑन एरर आती है तो ठीक है, अलर्ट या फिर console लॉग कर सकते हैं, console.log एंड एरर, और यहाँ पे CTX बेसिकली ये देखिए कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर मिल रहा है जिसके अंदर हमें प्रॉपर डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। सो ये देखिए अब कुछ ऐसे ये दिख रहा है हमें, इसके अंदर डेटा भी हमें मिलता है। ये क्या है, ये मे बी डेटा जो रिटर्न होता है आफ्टर सक्सेसफुल, ठीक है, उसको भी हम लॉग करके देख सकते हैं कि क्या है उसके अंदर। सो console.log डेटा, एंड यहाँ पर डेटा को भी लॉग कर लेते हैं इस तरह से। ओके सो अभी सारी चीज़ें रेडी है, इसको हम टेस्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं एंड हमारे एप्लीकेशन के अंदर मैं साइड बाय साइड यहाँ पर लॉग ओपन करूँगा, ठीक है। नेटवर्क भी ओपन करते हैं, देखते हैं कि कहाँ पे ये रिक्वेस्ट हो रही है हमारी। सो यहाँ पर करते हैं rakesh@codersgyan.com एंड पासवर्ड डालते हैं एंड करते हैं साइन अप। तो जैसे साइन अप करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पर रिक्वेस्ट हमारी हो चुकी है, एंड रिक्वेस्ट यहाँ पर साइन अप के ऊपर गई है रिक्वेस्ट। ओके साइन अप के ऊपर यहाँ पर हमने, अच्छा ये नहीं है साइन अप रिक्वेस्ट कहाँ पर है, ओके ये रिफ़्रेश हो गया पेज। हाँ सो एक चीज़ हमें करनी पड़ेगी, यहाँ पर हैंडल सबमिट जो कर रहे हैं ना हम, यहाँ पर हमें करना पड़ेगा e.prevent default, ठीक है, इस तरह से करना पड़ेगा। ई को अभी के लिए एनी करते हैं। बेसिकली सबमिट करने के बाद जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है फॉर्म का कि पेज रिफ़्रेश हो जाता है, वो हमें रोकना है। तो उसके लिए ये हमने कर दिया, एंड कुछ तो हुआ है, लेकिन 200 मतलब रिक्वेस्ट तो हुई होगी। तो एक काम करते हैं, मैं जल्दी से डेटाबेस हमारा चेक करता हूँ। सो उसके लिए ना हम, मेरे पास कंपास है,
कंपास MongoDB के अंदर हम डेटा देखते हैं, तो मैं यहाँ पर जल्दी से लेके आता हूँ इसको। सो ये देखिए, ये कंपास है, MongoDB से कनेक्टेड है। रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पर कोई भी नया टेबल अभी तक मुझे नहीं दिख रहा है। ओके, इसका मतलब अभी तक सक्सेसफुल ये नहीं हुआ है। एक बार मैं इसको फिर से करूँगा। सो rakesh@codersgyan.com पासवर्ड, ठीक है। एंड अभी देखते हैं साइन अप। तो अभी आप देख सकते हो हम यहाँ पर, ओके ये रिक्वेस्ट हुई है, देखिए इंटरेस्टिंगली ये रिक्वेस्ट आपको यहाँ पर दिखेगी /API/auth, याद है ये वाली चीज़, याद है आपको? इसके अंदर एक्चुअली वो हमने कैच ऑल का राउट लगाया हुआ है, तो हमारे लिए वो बेटर ऑथ सारी हैंडल कर रहा है ये वाला, ठीक है। इसके अंदर हमने ये भेजा था, देखो इन्फॉर्मेशन, ईमेल, पासवर्ड एंड नेम, एंड हमें 200 रिस्पॉन्स आया है। अभी अगर हम डेटाबेस देखते हैं तो इसको रिफ़्रेश करते हैं तो हाँ देखिए एक नया डेटाबेस आपको दिखेगा, बेटर ऑथ, एंड इसके अंदर 3 टेबल्स या फिर कलेक्शंस आप बोल सकते हो, यहाँ पर MongoDB हम यूज़ कर रहे हैं तो वो क्रिएट हुए हैं। सबसे पहले तो यूज़र की इन्फॉर्मेशन देखिए, यहाँ पे नेम, ईमेल एंड ईमेल वेरीफाइड का एक फील्ड है इसके अंदर जो कि फॉल्स है। एंड उसके बाद अकाउंट है, अकाउंट के अंदर बेसिकली आप देख सकते हो क्या है, यूज़र की आईडी है, पासवर्ड को हैश किया हुआ है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद सेशन नाम का एक कलेक्शन है जिसके अंदर यूज़र का सेशन क्रिएट हुआ है। अब ये जो बेटर ऑथ है ना, ये सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन ये हमें प्रोवाइड करता है। तो थोड़ा सा ना उसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे ऑथेंटिकेशन ये काम करता है। सो लेट्स से कि हमारे पास यहाँ पर इस तरह से Next.js का फ्रंट एंड है एंड Next.js का बैक एंड है। 2 चीज़ें होती है। Next.js का हालांकि कोड एक ही होता है, एप्लीकेशन एक ही होता है, लेकिन उसमें 2 सेक्शंस है, राइट। एक Next.js का बैक एंड है एंड Next.js का ये फ्रंट एंड है, तो ऐसे समझ लेते हैं। एंड यहाँ पर हमारे पास एक डेटाबेस है MongoDB, हमारे केस में हमने यहाँ से ऐसे कनेक्ट किया हुआ है हमारे बैक एंड से, राइट। सो अभी क्या होता है कि जैसे ही हम साइन अप कर लेते हैं या फिर साइन इन कर लेते हैं यहाँ पर, उसके साथ में हम क्या करते हैं, हम क्रेडेंशियल सेंड करते हैं, मतलब जो यूज़र नेम पासवर्ड्स हैं वो हम सेंड करते हैं। हमारे केस में ईमेल और पासवर्ड है। तो ये जो हमारा सर्वर है ये क्या करेगा, MongoDB के अंदर एक सेशन नाम से एक रिकॉर्ड क्रिएट करेगा जो कि हमने अभी अभी देखा था, जिसके अंदर एक यूनिक स्ट्रिंग सेशन, उसको सेशन की या फिर सेशन की एक हाँ यूनिक की ये क्रिएट करता है बेसिकली, एंड उसको यहाँ पर स्टोर करता है। उसके बाद वो क्या करेगा, यहाँ पर सर्वर से एक फ्रंट एंड को ये इंस्ट्रक्ट करेगा कि कुकी के अंदर उसको स्टोर करो, कुकी के अंदर वो जो सेशन आईडी है उसको स्टोर करो। तो यहाँ पर हमारे फ्रंट एंड के अंदर क्या होता है, वो कुकी स्टोर्ड होती है, सेशन कुकी जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पर इस तरह से स्टोर रहती है। और जब भी हम बाद में रिक्वेस्ट करेंगे, नेक्स्ट रिक्वेस्ट जब भी करेंगे, फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर डैशबोर्ड पेज के ऊपर जाना है, डैशबोर्ड, तो डैशबोर्ड पेज गेट करने के लिए जो रिक्वेस्ट होगी उसके अंदर ये जो कुकी है वो चली जाती है। एंड देन बेटर ऑथ क्या करता है, उसको चेक करके डिसाइड कर सकता है कि यूज़र का सेशन जो है, जो कुकी के अंदर सेशन आईडी है, उसको मैच करेगा डेटाबेस के अंदर आईडी जो है, देखेगा कि क्या ये अभी भी वैलिड है या फिर गलत सेशन आईडी है। अगर सब कुछ ठीक है तो ये इस यूज़र को, इस रिक्वेस्ट को एज अ वैलिड सेशन कंसिडर करता है, तो उसको एज अ ऑथेंटिकेटेड यूज़र वो कंसिडर कर लेता है बेसिकली, राइट। सो इस तरह से ये सेशन बेस्ड जो ऑथेंटिकेशन है वो काम करता है। कुकीज़ के अंदर जो सेशन आईडी है उसको स्टोर की जाती है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ डेटाबेस के अंदर, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए ये टोकन यहाँ पर क्रिएट हुआ है, ठीक है, ZW यहाँ पर आपको दिखेगा, ये देखिए इस तरह से। एंड अगर हम चलते हैं ब्राउज़र के अंदर, मैं आपको दिखा दूँ हमारे एप्लीकेशन के अंदर। सो यहाँ पर हम ऑथेंटिकेटेड हो चुके हैं यहाँ पर। तो अगर हम चलते हैं एप्लीकेशन टैब के अंदर एंड यहाँ पर कुकीज़ के अंदर ना, आपको देखिए, तो देखिए ये वैल्यू यहाँ पर जो आपको दिख रही है ना, ये बेसिकली वो सेशन आईडी है। एंड एग्जैक्टली सेम आपको नहीं दिखेगी, ये देखिए ZW से एंड हो रहा है ये, राइट। सो ZW, हाँ ये देखिए पहला पोर्शन तो वही है,
यहाँ पर आप देखोगे तो सेम सेशन आईडी आपको दिखेगी। बाकी का एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, हैश यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दिख रही है, तो वो इंटरनली बेटर ऑथ जो है वो यूज़ करेगा उस वैल्यू को। बट सेशन की आईडी यहाँ पर आपको दिखेगी, राइट। तो जैसे हम डैशबोर्ड पेज चेक करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे ये कुकी भी सेंड हो जाती है। कुकीज़ क्या होती है कि हर एक रिक्वेस्ट के साथ में सर्वर के ऊपर सेंड होती है, तो बेटर वहाँ पे चेक कर सकता है कि क्या ये डेटाबेस के अंदर वैलिड है या नहीं है। अगर है तो यूज़र लॉग्ड इन है। तो कुछ इस तरह से ये जो ऑथेंटिकेशन है ये काम करता है। तो अभी एक काम करते हैं, देखिए हम लॉग्ड इन तो हो चुके हैं। अगर मैं यहाँ पर रिफ़्रेश करता हूँ तो हमें डैशबोर्ड पेज यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। बट मैं आपको एक प्रॉब्लम दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसको लॉग आउट करता हूँ। लॉग आउट करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर एक लॉग आउट का बटन बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है। सो हम एक काम करते हैं, हमारे नेविगेशन बार के अंदर चलते हैं, जो कि हमारा एक लेआउट है, राइट। यहाँ पर कर लेते हैं सो बटन, एंड बटन के अंदर लॉग आउट कर लेते हैं, एंड यहाँ पर करते हैं ऑन क्लिक। एंड ऑन क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, देखिए मैं यहाँ पर करता हूँ हैंडल, साइड बार बंद कर लेते हैं, लॉग आउट कर लेते हैं इस तरह से। एंड यहाँ पर एक फंक्शन बनानी पड़ेगी, लेकिन एक प्रॉब्लम होगा। देखिए ये जो लेआउट है ना, ये भी एक सर्वर कंपोनेंट है, और जब भी हम ऑन क्लिक वगैरह हैंडलर डालते हैं तो वो क्या होना चाहिए, वो आपका होना चाहिए क्लाइंट कंपोनेंट। तो या तो पूरे कंपोनेंट को आप क्लाइंट कंपोनेंट बना दो, या फिर बेटर ऑप्शन ये है कि आप एक अलग से क्या बना दो, आप एक अलग से यहाँ पर कंपोनेंट बना दो। तो मैं यहाँ पे एक कंपोनेंट्स नाम का एक फ़ोल्डर बनाऊंगा, और इसके अंदर करते हैं logout.tsx। सो ये जो कंपोनेंट है ये है लॉगआउट का हमारा, एंड इसको करना है हमें क्लाइंट कंपोनेंट। सो यूज़ क्लाइंट, ताकि पूरे हमारे पेज को क्लाइंट कंपोनेंट ना करते हुए सिर्फ वही पोर्शन करें जिसकी ज़रूरत है। सो यहाँ पर एक क्या करेंगे, इसको मूव करेंगे, यहाँ पर करते हैं लॉगआउट, एंड इस तरह से, एंड इसके अंदर उसको मूव करेंगे, वो जो हमारा बटन था यहाँ पर करते हैं, एंड यहाँ पर ये फंक्शन बनाते हैं। सो फंक्शन हैंडल लॉगआउट, इस तरह से। अब लॉगआउट हैंडल करने के लिए हमें क्या करना है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए डॉक्यूमेंटेशन के अंदर चलना है, एंड यहाँ पर देखना है कि लॉगआउट कहाँ पर है। सो देखिए सोशल साइन इन साइन आउट, हाँ ये देखिए साइन आउट जो है, सिर्फ हमें ऑथ क्लाइंट के ऊपर साइन आउट मेथड कॉल करनी है, सिंपल। सो वैसा कर सकते हैं, एंड सक्सेस भी हैंडल कर सकते हैं। देखो इसको मैं कॉपी करूँगा, सो यहाँ पर चलते हैं, एंड इसके अंदर बस इसको पेस्ट करना है। यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर लेते हैं ऑथ क्लाइंट को फ्रॉम लिब ऑथ क्लाइंट से, एंड इस फंक्शन को ईसिंग हमें करना पड़ेगा। अब देखिए ऑन सक्सेस, जैसे ही सक्सेस हो जाता है तो हमें कहाँ पर इसको रिडायरेक्ट करना है, लॉगिन पेज के ऊपर, राइट। सो हमारे केस में यहाँ पर हम रिडायरेक्ट यूज़ करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट.js हम यूज़ कर रहे हैं रिडायरेक्ट फंक्शन, और यहाँ पे हम कर सकते हैं साइन इन जो हमारा पेज है उसके ऊपर। एंड बाय द वे बिहाइंड द सीन मैंने साइन इन का पेज भी बना दिया है, सिमिलर है, सेम हमारा साइन अप का ही कोड इसके अंदर है, बस इसके अंदर से नेम फील्ड निकाल दिया है, बाकी दोनों सेम ही रहेंगे, ठीक है। सो ऐसी चीज़ है। देखिए अभी इसको अगर हम रन करके देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर आते हैं, एंड इसके अंदर ओके दिक्कत आ चुकी है ऑलरेडी। क्या दिक्कत है, रन टाइम एरर आ चुकी है, मॉड्यूल नोड सी मोर, और इशू के अंदर अगर चलते हैं, ओके एक बार रिफ़्रेश करते, हाँ ओके रिफ़्रेश करने के बाद हो गया। अभी हम लॉग्ड इन है, यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर करते हैं लॉग आउट, तो अब देखोगे हम साइन इन पेज के ऊपर आ चुके हैं, एंड यहाँ से ऑटोमेटिकली जो सेशन है कुकी के अंदर जो था वो क्लियर हो चुका है। लॉग आउट करने से यही चीज़ होती है, हम कुकीज़ क्लियर करते हैं, प्लस अगर हम डेटाबेस अभी अगर देखेंगे, इसको रिफ़्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हो डेटाबेस से वो रिकॉर्ड भी डिलीट हुआ है जो सेशन कलेक्शन के अंदर एक डॉक्यूमेंट बना था। तो लॉग आउट मतलब यही चीज़ है, डेटाबेस से सेशन का रिकॉर्ड हटा दो एंड कुकीज़ को क्लियर कर दो, दैट्स इट। ओके,
अभी हम आ चुके हैं, कहाँ पर आ चुके हैं, हम आ चुके हैं हमारे साइन इन पेज के ऊपर, राइट। तो साइन इन करके देखते हैं। साइन इन करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो पेज में आपको दिखाता हूँ। देखिए सेम फॉर्म है हमारा, जस्ट कुछ चीज़ें चेंज की है मैंने। उसका दिखाता हूँ मैं आपको। इसको बंद कर लेते हैं। साइन इन पेज, ये देखें कुछ ऐसा है, सिमिलर है। इसके अंदर है ईमेल फील्ड एंड पासवर्ड फील्ड। सबमिट करने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हैंडल सबमिट जो है ये फंक्शन कॉल हो जाएगी। सबसे पहले तो हम इसको प्रिवेंट डिफॉल्ट करेंगे। यहाँ पर करते हैं e.prevent default एंड यहाँ पर हमें साइन इन का लॉजिक लिखना है। अब साइन इन का लॉजिक क्या है, अगेन चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन के अंदर एंड थोड़ा सा ऊपर आते हैं। साइन इन के लिए क्या करना है, देखिए सोशल प्रोवाइडर्स का हो गया ये साइन इन का। ये सर्वर साइड, बाय द वे सर्वर साइड भी आप कर सकते हो, ठीक है। अभी हम क्लाइंट का जो हमने बनाया है इंस्टेंस उससे कर रहे हैं। अगर आप सर्वर के ऊपर करना है वो भी आप कर सकते हो, वो भी यूज़ केस हो सकती है मे बी, लेकिन हमारे केस में नहीं है। साइन इन के लिए क्या है, सेम कोड है, जस्ट साइन अप, यहाँ पर साइन अप लिखा हुआ था उसमें, यहाँ पर साइन इन लिखना है। मैं यहाँ पर इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ से भी कर सकते हैं एंड यहाँ पर आके पेस्ट करते हैं इसको। ऑथ क्लाइंट को इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम ऑथ क्लाइंट। इस तरह से ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं। कॉलबैक यूआरएल ये क्या है, कॉलबैक यूआरएल में भी ये रिडायरेक्ट वाला ही होगा, ठीक है, देख लेते हैं। एंड रिमेंबर मी जो है ना, इसको आप ट्रू कर सकते हो, इससे हम ज़्यादा टाइम तक लॉग्ड इन रह जाते हैं, मतलब ब्राउज़र क्लोज भी करते हैं तभी हम ज़्यादा टाइम तक लॉग्ड इन रह पाएंगे। तो अगर आप चाहो तो इसको ट्रू कर सकते हो, ट्रू करके देखते हैं, ठीक है, इस तरह से। एंड कॉलबैक्स यहाँ पर दे सकते हो, सेम कॉलबैक्स है जैसे कि ऑन एरर, ऑन सक्सेस जो है वो आप यहाँ पर पास कर सकते हो। अभी के लिए ऐसे रखते हैं। यहाँ पर जो डेटा है उसको भी करते हैं लॉग, देखना है हमें क्या उसके अंदर आ रहा है एंड वी आर रेडी। अगर हम इसको अभी टेस्ट कर ले तो हम साइन इन हो जाएंगे। वापस चलते हैं हमारे एप्लीकेशन के अंदर एंड यहाँ पर मैं ईमेल डालूँगा जिससे हमने साइन अप किया था एंड यहाँ पर पासवर्ड डालते ही यहाँ पर देखना नया जो टोकन है वो आ जाएगा, साइन इन। एंड साइन इन करने के बाद हम रिडायरेक्ट हो चुके हैं क्योंकि वो कॉल बैक यूआरएल हमने दिया है डैशबोर्ड पेज के ऊपर। एंड यहाँ पर देखिए नया सेशन जो है वो आ चुका है, उसकी वैल्यू यहाँ पर। एंड अगर डेटाबेस अगर हम देखें, रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पर एक नया सेशन बन चुका है जिसके अंदर एक नया टोकन आ चुका है, राइट। यूज़र हमारा एक ही है, ठीक है, जो हमने अभी क्रिएट किया था, साइन अप किया था। ऑलराइट, सो ये भी चल रहा है और हमारा पेज अगर देखें तो साइन इन साइन अप दोनों रेडी है। ओके, अब मैं आपको एक प्रॉब्लम दिखाता हूँ, ठीक है। ये सब कुछ हो गया, मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ। लॉग आउट होने के बाद हम जाएंगे यहाँ पर साइन इन के ऊपर और मैं मैनुअली या फिर एक काम करता हूँ, यहाँ से डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। देखिए डैशबोर्ड, जैसे डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करते हम डैशबोर्ड पेज के ऊपर पहुँच गए, राइट। हमें ये तो नहीं चाहिए, हमने पहले ही मतलब इसके अंदर डायग्राम के अंदर देखा था कि हमारा जो डैशबोर्ड पेज है वो प्रोटेक्टेड होना चाहिए, सिर्फ साइंड इन यूज़र यहाँ पे आ सकते हैं। तो इसको करने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं प्रोटेक्टेड राउट्स। अब प्रोटेक्टेड राउट्स कैसे बनाना है, ये एक बहुत ही सिंपलेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ इसका। लेट्स से कि हम चाहते हैं कि डैशबोर्ड पेज के ऊपर कोई ना आ जाए, राइट। ये डैशबोर्ड पेज है हमारा, यहाँ पर इसके ऊपर कोई ना आ जाए और ये सर्वर कंपोनेंट है, बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ये सर्वर कंपोनेंट ही होता है नेक्स्ट.js के अंदर। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम सेशन को गेट कर सकते हैं कि लॉग्ड इन यूज़र उसका कोई सेशन है या नहीं है। मैं यहाँ पर करूँगा कॉन्स्ट सेशन, और सेशन कैसे आएगा मुझे नहीं पता है, हम डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाके देखना है हमें, राइट। यहाँ पर सर्च करते हैं सेशन, ये देखिए सेशन के बारे में यहाँ पर दिख रहा है आपको। वंस अ यूज़र इज साइंड इन यू विल वांट टू एक्सेस द यूज़र सेशन। BetterAuth allows you to easily access the session from both server and client side, दोनों जगह पे सेशन आप गेट कर सकते हो। क्लाइंट साइड करने के लिए यूज़ सेशन यूज़ करना है, बेसिकली एक हुक आता है, कस्टम हुक, इस तरह से आप क्लाइंट साइड यूज़ कर सकते हो। देखिए ऑथ क्लाइंट जो है हमारा, उसके ऊपर यूज़ सेशन हुक कॉल कर दिया, उसके अंदर सेशन मतलब यूज़र की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर वो मिलेगी इसका मतलब यूज़र लॉग्ड इन है, नल आएगा इसका मतलब यूज़र लॉग्ड आउट है, राइट। ये होगा हमारा क्लाइंट साइड।
गेट सेशन एक मेथड आती है क्लाइंट साइड, वो भी आप यूज़ कर सकते हो ऑथ क्लाइंट के ऊपर गेट सेशन, वैसे भी कर सकते हो। लेकिन हमारा जो डैशबोर्ड पेज है ना, ये सर्वर कंपोनेंट है, तो सर्वर साइड का लॉजिक हमें देखना है। तो देखिए नेक्स्ट.जेएस के लिए क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट.जेएस के लिए जो ऑथ ऑब्जेक्ट हमने एक्सपोर्ट किया था, याद है आपको, ऑथ एक्सपोर्ट किया था हमने यहाँ पर लिब के अंदर ऑथ ts, यहाँ से ये जो ऑथ वेरिएबल हमने एक्सपोर्ट किया है उसकी मदद से हम चीज़ें कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर देखिए इन्होंने दिया हुआ है कि ऑथ के ऊपर API आता है एक ऑब्जेक्ट, उसके ऊपर गेट सेशन, इस तरह से हम कर सकते हैं। सो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड इसको यहाँ पर लाके पेस्ट करता हूँ इस तरह से। अवेट यूज़ करना है तो ये जो कंपोनेंट है एसिंक होना चाहिए। ऑथ को इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम लिब ऑथ से एंड गेट सेशन, हेडर्स इसको पास करने हैं। क्यों करने हैं, गेस करिए, हेडर्स क्यों पास कर रहे हैं हम इसको सेशन को गेट करने के लिए? क्योंकि जो सेशन यूज़र का है वो कुकी के अंदर स्टोर है। कुकी क्या होता है, हेडर्स के अंदर जाती है। तो हम क्या कर रहे हैं, हेडर्स को पास कर रहे हैं ताकि बेटर ऑथ जो है कुकीज़ को रीड करे उसमें से और उस सेशन आईडी को मैच करे डेटाबेस से। सो नेक्स्ट स्लैश हेडर से इस तरह से आप हेडर्स गेट कर सकते हो एंड हेडर्स पास करते हो। मैं आपको यहाँ पर console.log सेशन को लॉग करके दिखाता हूँ, ठीक है। सो उसके लिए हमें जाना होगा टर्मिनल के अंदर एंड यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर कर दिया मैंने। लेकिन उसके लिए पेज रिफ्रेश हमें करना पड़ेगा एक बार। सो यहाँ पर एक बार रिफ्रेश करते हैं तो पेज रिफ्रेश हो गया एंड टर्मिनल के अंदर आप अगर देखोगे यहाँ पर नल आपको दिखेगा, सेशन नल है। क्यों? क्योंकि हम लॉग्ड इन नहीं है अभी, राइट। सो यहाँ पर ऐसा चेक कर सकते हैं हम, इफ़ सेशन अगर नहीं है, नॉट मतलब अगर नल है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, एक डिव दिखा सकते हैं, फॉर एग्जांपल नॉट ऑथेंटिकेटेड, राइट, ऐसा कर सकते हैं। या फिर रिडायरेक्ट कर सकते हैं वापस कहाँ पे, मे बी होम पेज के ऊपर या फिर लॉगिन पेज के ऊपर, हमारे बिजनेस केस के ऊपर डिपेंड करता है। सो अभी के लिए यहाँ पर एक डिव दिखाते हैं, ठीक है। देखिए मैं वापस अगर चलता हूँ एंड यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए नॉट ऑथेंटिकेटेड दिखेगा, डैशबोर्ड का डेटा आपको नहीं दिखेगा क्योंकि यूज़र लॉग्ड इन नहीं है, राइट। एक काम करते हैं, डिव को दिखाने की जगह ना हम रिडायरेक्ट कर लेते हैं यूज़र को। सो मैं बोलूँगा कि रिडायरेक्ट कर दो, ओके रिडायरेक्ट, ये हमें नेक्स्ट नेविगेशन से मिलेगा एंड मैं चाहता हूँ कि इसको हम साइन इन पेज के ऊपर रिडायरेक्ट करें ताकि यूज़र साइन इन करे, ओके। अब देखिए ना, यहाँ पे अगर जाएंगे तो हम ऑलरेडी साइन इन पेज के ऊपर जा चुके होंगे। देखिए डैशबोर्ड के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो वापस हम साइन इन पेज के ऊपर ही आ रहे। तो इसका मतलब डैशबोर्ड पेज को हमने अभी प्रोटेक्ट कर लिया है, इसको बोलते हैं प्रोटेक्टेड राउट। कैसे किया? जस्ट हमने सेशन को चेक किया, सेशन अगर नल है इसका मतलब यूज़र लॉग्ड इन नहीं है, रिडायरेक्ट, राइट। सो ये लॉजिक है। अब मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ और सेशन दिखाता हूँ कि क्या सेशन के अंदर क्या क्या हमें मिलता है। सो यहाँ पर मैं जल्दी से साइन इन करते हैं एंड साइन इन करने के बाद अभी डैशबोर्ड पेज जो है ये हमारा यहाँ पर दिख रहा है। और अगर टर्मिनल के अंदर जाके देखेंगे तो देखिए हमें एक पूरा ऑब्जेक्ट ही इसके अंदर मिला है अभी, सेशन कैसे दिखता है, सेशन के अंदर हमारे पास एक सेशन ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सेशन ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर टोकन है, आईपी एड्रेस है यूज़र का, कौन सा ब्राउज़र यूज़ कर रहा है, यूज़र आईडी क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन है एंड एक यूज़र का ऑब्जेक्ट भी है, यूज़र का नाम क्या है, ईमेल क्या है, वेरीफाइड है या नहीं है। मे बी इसके बेस के ऊपर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिखानी होगी पेज के ऊपर कि वेरीफाइड नहीं है तो वेरीफाई करो जाओ, ऐसी कोई लिंक दिखानी होगी, इमेज वगैरह, एवटार वगैरह नेविगेशन बार के अंदर, ये सारी चीज़ें आपको सेशन से मिलती है, राइट। सो एक काम करते हैं, इसको यूज़ करते देखिए, नाम को दिखाते कि हेलो राकेश फॉर एग्जांपल। सो ये हमें मिलेगा session.user के ऊपर। सो यहाँ पर आते हैं एंड यहाँ पर डैशबोर्ड पेज की जगह लिखते हैं वेलकम एंड यहाँ पर करते हैं session.user। देखिए टाइप स्क्रिप्ट चल रही है इसके अंदर, राइट, क्योंकि ये टाइप सेफ है तो सारे इसमें पता चलता है कि क्या क्या अवेलेबल चीज़ें हैं। नेम इस तरह से करते हैं एंड यहाँ पर ऐसे कुछ करते हैं। सो यहाँ पर अगर वापस चलते हैं तो आप देख पाओगे, ओके सो हमने फॉर्मेटिंग में गलत किया है आई थिंक,
यहाँ पर हमें डॉलर साइन नहीं चाहिए, हम रिएक्ट के अंदर हैं। सो अब देखिए, वेलकम राकेश, राइट। मैं लॉग आउट करूँगा एंड एक साइन अप कर लेते हैं नया अकाउंट। सो यहाँ पर करते हैं जॉन नेम एंड जॉन एंड करते हैं साइन अप। तो यहाँ पर आप देखोगे वेलकम जॉन, राइट। इस तरह से हम डैशबोर्ड के अंदर यूज़र की इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं, नाम, एवटार वगैरह सारी चीज़ें। अब देखिए, एक प्रॉब्लम इसके अंदर मैं दिखाता हूँ। अगर हम साइन इन पेज के ऊपर चलते हैं तो मैं लॉग्ड इन हूँ, और लॉग्ड इन होने के बाद भी हम साइन इन पेज के ऊपर जा पा रहे हैं, जो कि हम नहीं चाहते, राइट। अगर यूज़र लॉग्ड इन है तो यहाँ पर जाना ही नहीं चाहिए ना, उसको वापस हमें रिडायरेक्ट करना है डैशबोर्ड के ऊपर। तो उसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सेम चीज़ है। देखिए, हमारा जो साइन इन पेज है उसके ऊपर चलते हैं। सबसे पहले तो साइन इन पेज यहाँ पर है, एंड यहाँ पर ये हमारा क्लाइंट कंपोनेंट है। तो क्लाइंट कंपोनेंट के लिए हमारे पास सेशन गेट करने के लिए दो चीज़ें हैं, याद है। एक यूज़ सेशन नाम का हुक आता है, मैं उसको यूज़ करके देखते हैं कैसे काम होता है। सो कहाँ पर था ये सेशन, क्लाइंट साइड, हाँ देखिए, ये हुक यूज़ कर सकते हैं हम। सो ऑथ क्लाइंट के ऊपर ये हुक आता है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड हमारे कोड के अंदर चलते हैं, साइन इन पेज के अंदर, एंड यहाँ पर कर लेते हैं इस तरह से यूज़ सेशन। ऑथ क्लाइंट इंपोर्ट किया हुआ है हमने, इसके ऊपर हमें सेशन मिलेगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको जैसे कंपोनेंट माउंट हो जाता है तुरंत यहाँ पर दिखाना होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम यूज़ इफ़ेक्ट यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर करते हैं यूज़ इफ़ेक्ट एंड इंपोर्ट करना है यूज़ इफ़ेक्ट को रिएक्ट से, एंड यहाँ पर एम्प्टी डिपेंडेंसी अरे, एंड यहाँ पर चेक करेंगे इफ़ सेशन। एक बार देख लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन के अंदर क्या किया हुआ है इन्होंने, रिटर्न, ओके, कुछ ऐसा बताया नहीं कि कैसे करना है, कोई बात नहीं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर सेशन नहीं है, ठीक है, अगर ऐसा है तो रीडायरेक्ट में भी, यहाँ पे भी रीडायरेक्ट हम यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट नेविगेशन का, एंड यहाँ पर हम करेंगे उल्टा चेक करना है। सेशन अगर है तो हमें रिडायरेक्ट करना है वापस डैशबोर्ड के ऊपर। सो इस तरह से, राइट। इसी के साथ में यहाँ पे पेंडिंग वगैरह भी है, एरर, रीफेच अगर करना है आपको, ये सारी चीज़ें हैं। उसकी भी यूज़ केसेस हैं, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। वापस चलते हैं एंड यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या ये काम कर रहा है। सो रिफ़्रेश करते हैं, ओके, ये नहीं कर रहा है काम, और इसका रीज़न ये हो सकता है कि हमें डिपेंडेंसी के अंदर सेशन जो है वो की को डालना है, क्योंकि चेंज होने के बाद हमें ये रन करना है, राइट। शुरू में भी सेशन जो है नल हो सकता है, लेकिन बाद में फिर से चेंज होगा ना, जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा उसकी API कॉल, सेशन आ जाएगा, तो फिर से हमें इसको रन करना है और चेक करना है। सो अभी होपफुली ये काम करना चाहिए। रिफ़्रेश करते हैं तो आप देखिए हम वापस रिडायरेक्ट हो चुके हैं। साइन इन के ऊपर चलते हैं तो हम साइन इन के ऊपर अभी नहीं जा पाएंगे क्योंकि हम लॉग्ड इन हैं, ठीक है। ये एक तरीका है, या फिर इसका एक बेटर तरीका मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इसको नहीं करेंगे, ऐसे करते हैं, इसको यूज़ इफ़ेक्ट वगैरह आप हटा सकते हो। लेआउट के थ्रू हम इसको कर सकते हैं। मतलब क्या मतलब है इसका, देखिए यहाँ पर ये जो साइन इन और साइन अप बटन जो है, दोनों के केस में हमें ये चीज़ करनी है। दोनों के केस में हमें रिडायरेक्ट बैक करना है यूज़र को डैशबोर्ड के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, दोनों के लिए ना एक कॉमन लेआउट बना सकते हैं। नेक्स्ट.जेएस के अंदर एक लेआउट होता है, मतलब दोनों का एक रूट बना सकते हैं, एंड उसके अंदर लॉगिन पेज और जो साइन अप पेज है वो होगा। तो दोनों में से कोई भी पेज अगर रेंडर होता है तो वो लेआउट भी रेंडर होगा। तो उस लेआउट के अंदर अगर हम लॉजिक रखेंगे एक ही जगह पर तो दोनों पेज के लिए काम हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा जिसको हम कुछ ऐसा नाम दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर करते हैं न्यू फोल्डर ऑथ, एंड साइन इन को अंदर मूव कर लेते हैं, एंड साइन अप को भी ऑथ के अंदर मूव कर लेते हैं, ठीक है। अभी जो URL है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, /auth आ जाएगा। बट हाँ, अभी लेआउट हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं ऑथ के अंदर। सो layout.tsx इस तरह से, एंड लेआउट सिमिलर ही होता है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से
ये जो लेआउट है ना इसको कॉपी करूँगा, ठीक है, रूट लेआउट जो है हमारा, और थोड़ा सा चेंज करेंगे। ये रूट लेआउट नहीं होगा हमारा अभी, ये कौन सा है, ये है ऑथ लेआउट, ठीक है। एंड इसके अंदर काम बहुत ही सिंपल होता है, एक चिल्ड्रन रहता है इस तरह से, हम उसको इस तरह से रेंडर करते हैं। बट अभी हमारे पास एक चीज़ ये आती है कि यहाँ पर हमारा जो लॉजिक है वो लिख सकते हैं, जो इस लेआउट को जितने भी पेजेस यूज़ कर रहे हैं, हमारे केस में साइन इन और साइन अप, तो उनसे पहले ये रन हो जाएगा। और ये सर्वर कंपोनेंट इसको हमने रखा हुआ है, देखिए बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर कंपोनेंट ही होता है। तो सर्वर के ऊपर कैसे चेक करना है सेशन, वो हमने देखा हुआ है डैशबोर्ड के अंदर, राइट। तो वो देख लेते हैं एक बार। डैशबोर्ड के अंदर page.tsx यहाँ पर है, बस इसको ही कॉपी करना है, एग्जैक्ट सेम चीज़, और यहाँ पे आके इसको पेस्ट करना है। और ये जो फंक्शन है ना इसको एसिंग कर लेते हैं, एंड ऑथ को इंपोर्ट करना है, ठीक है, ऑथ को, एंड हेडर्स को भी इस तरह से कर लिया, एंड रिडायरेक्ट को भी इस तरह से। दैट्स इट। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम चेक करें, हाँ एक सेशन ऐसा करना पड़ेगा, अगर सेशन है तो वापस रिडायरेक्ट करो डैशबोर्ड के ऊपर, यही चेक लगा रहे हैं हम, और कुछ नहीं है, ठीक है। इसको हटा देते हैं, सेव करते हैं एंड टेस्ट करते हैं। इसको मैं अगर साइन इन पे अगर करूँगा, हाँ अभी URL चेंज करना पड़ेगा। सो हमारा जो रूट लेआउट है उसके अंदर जाना होगा हमें। सो यहाँ पर चलते हैं, एंड जो नेविगेशन बनाया था ना अभी, इसके अंदर हमें ऑथ ऐड करना पड़ेगा, ऑथ, क्योंकि अभी URL ये हुआ है, फोल्डर क्रिएट किया ना एक, तो Next.js के अंदर उसका राउट बन जाता है। सो अब करते हैं इसको टेस्ट। देखिए अब साइन इन के ऊपर चलते हैं तो हम ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो जाएंगे डैशबोर्ड के ऊपर। साइन अप के ऊपर चलते हैं फिर भी रिडायरेक्ट हो जाएंगे। लेकिन लॉग आउट अगर करते हैं तो लॉग आउट होने के बाद ये साइन इन के ऊपर रिडायरेक्ट करना चाहिए, बट अगेन हाँ ये हमारा URL चेंज हुआ है ना, तो उसको भी फिक्स कर लेते हैं। वो कहाँ पे है, वो है हमारा लॉग आउट के अंदर, यहाँ पर भी ऑथ हमें ऐड करना पड़ेगा इस तरह से। ओके, सो साइन अप यहाँ पर आते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं। ओके, साइन अप के अंदर अभी प्रॉब्लम आ चुका है। सो की चिल्ड्रन इफ़ यू मेंट टू रेंडर कलेक्शन ऑफ, और क्या दिक्कत है इसके अंदर, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। ये हमारा साइन अप के अंदर इशू है। सो एक बार चलते हैं हमारे लेआउट के अंदर, ऑथ लेआउट के अंदर इशू है। सो यहाँ पर आते हैं एंड यहाँ पर देख लेते हैं चिल्ड्रन इस तरह से। ओके, एक काम करते हैं, डिव के अंदर इसको पास करते हैं एंड यस, हाँ डायरेक्टली वैसे नहीं कर सकते, तो आप डिव या फिर जो एम्प्टी टैग्स होते हैं ना उसको क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंट्स, तो उसको भी आप रख सकते हो, ठीक है। सो देखिए साइन अप के ऊपर आ चुके हैं, साइन इन के ऊपर चलते हैं एंड एक बार फिर से मैं करता हूँ लॉगिन, और ये देखिए हम डैशबोर्ड के ऊपर रिडायरेक्ट हो चुके हैं और नाम भी यहाँ पर दिख रहा है। ऑलराइट, सो इस तरह से जो हमने पहले प्लान किया था, लॉगिन साइन अप जो है यहाँ पे ऑथेंटिकेटेड यूज़र नहीं जा सकता है, डैशबोर्ड के ऊपर सिर्फ ऑथेंटिकेटेड यूज़र जा सकता है, एंड होम पेज के ऊपर सारे जा सकते हैं। देखिए होम पेज के ऊपर अगर चलते हैं तो ये ऑथेंटिकेटेड भी जा सकता है, एंड अगर इसको ओके इसके अंदर भी चीज़ें फिक्स करनी पड़ेगी कुछ। तो ये क्या है, ऑथ साइन इन के अंदर क्या दिक्कत है, ऑब्जेक्ट आर नॉट वैलिड एज रिएक्ट चाइल्ड। ओके, कुछ तो ग्लिच था यहाँ पे, सर्वर रिस्टार्ट करने के बाद फिक्स हो गया। बाकी सारी चीज़ें ओके हैं। तो हमें कहाँ पे, होम पेज पे जाके देखना था, राइट। सो होम पेज पे आप जा सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो हम लॉग्ड इन हैं, तो होम पेज के ऊपर जा रहे हैं, लॉग आउट कर लेते हैं इसको। सो लॉग आउट, हाँ यहाँ पर देखिए लॉग आउट हो चुके हैं हम, फिर भी हम होम पेज के ऊपर जा सकते हैं। तो एग्जैक्टली ये जो हमने प्रोटेक्टेड राउट से सारे उसको इम्प्लीमेंट किया है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट वाला जो हमारा काम है वो ये है कि साइन इन विथ गूगल, ये कैसे करना है, जिसको सोशल हम ऑथेंटिकेशन बोलते हैं। तो उसके लिए ना डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आते हैं, एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे सोशल साइन ऑन, तो इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस है। आपको देखिए कितने सारे ऑप्शंस, गिटहब, गूगल, क्या क्या है यहाँ पर, किक, माइक्रोसॉफ्ट, इनका नाम कभी सुना नहीं, ऐसी भी चीज़ें हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पर गूगल यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें हैं। देखिए सबसे पहले तो हमें जाना है गूगल क्लाउड कंसोल के ऊपर, हमें APIs की बेसिकली क्रिएट करनी है। सो इसके ऊपर चलते हैं, गूगल कंसोल बेसिकली डेवलपर्स का कंसोल डैशबोर्ड होता है।
सो यहाँ पर गूगल कंसोल के अंदर हम आ चुके हैं। यहाँ पर सिलेक्ट प्रोजेक्ट करना है और यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पर करूँगा बेटर ऑथ प्रोजेक्ट, इसको प्रॉपर नाम आपको देना है, ठीक है। सो ये इस तरह से कर दिया एंड यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जो भी है सिलेक्ट करिए, आपके केस में जो भी होगा। उसके बाद ये प्रोजेक्ट जो है ये क्रिएट होगा, ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है। ओके, सो जैसे ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर साइड बार से अगर आप जाओगे तो APIs एंड सर्विसेज को ओपन करना है एंड उसके बाद यहाँ पर जाना है क्रेडेंशियल्स के अंदर एंड क्रेडेंशियल्स के अंदर यहाँ पर आपको सबसे पहले करना है क्रिएट क्रेडेंशियल्स एंड हमें जो चाहिए OAuth क्लाइंट आईडी चाहिए, क्योंकि ये जो साइन इन विद गूगल जो हो रहा है ना, ये OAuth 2 को यूज़ करता है। तो इसके लिए हमें एक क्लाइंट आईडी यहाँ पर क्रिएट करनी होती है। सो यहाँ पर जैसे करेंगे तो ये हमें पूछेगा कि आप देख सकते हो, टू क्रिएट OAuth क्लाइंट आईडी यू मस्ट फर्स्ट कॉन्फ़िगर योर कॉन्सेंट स्क्रीन। कॉन्सेंट स्क्रीन क्या होता है? जैसे हम लॉगिन के ऊपर साइन इन विद गूगल के ऊपर करते हैं तो एक गूगल का फॉर्म वो आता है ना, एक पेज आता है, उसको कॉन्सेंट स्क्रीन बोलते हैं। तो यहाँ पर करते हैं कॉन्फ़िगर एंड कॉन्फ़िगर के अंदर गेट स्टार्टेड पे करना है। यहाँ पर आप ऐप का नाम देना है, तो ये प्रॉपर नाम देना है यहाँ पर, क्योंकि वो उस पेज के ऊपर दिखाएगा। सो यहाँ पर मैं करूँगा बेटर ऑथ ऐप, ठीक है, ऐसा। लेकिन आपके केस में आपका जो प्रोडक्ट का नाम है वो आपको देना है यहाँ पर। और ईमेल ये मैं सिलेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट करते हैं, एक्सटर्नल यहाँ पर करना है। उसके बाद एक ईमेल यहाँ पर डालना है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। सो ये हो गया, नेक्स्ट, एग्री, कंटिन्यू, क्रिएट, ठीक है, इस तरह से करना है। ये जैसे होता है वापस आपको यहाँ पर क्लिक करना है क्रिएट ऑथ क्लाइंट एंड यहाँ पर सिलेक्ट करना है वेब एप्लीकेशन। इसको आप ऐसे ही रख सकते हो या फिर नाम दे सकते हो एंड इसके अंदर आपको ऑथराइज रिडायरेक्ट URL जो है इसको चेंज करना है। इसको चेंज करने के लिए वापस अगर हम जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो गूगल क्लाउड कंसोल क्रेडेंशियल्स ऑथराइज्ड रिडायरेक्ट URI, यहाँ पर हमें ये वाला डालना है। देखिए, कॉपी एंड चलते हैं वापस, यहाँ पर करते हैं इसको पेस्ट। अब ये जो URI होता है ना, ये बेसिकली यूज़ होता है कॉल बैक के लिए, मतलब इसके ऊपर ही गूगल हमें जो है ऑथराइजेशन कोड जो होता है वो पूरा OAuth 2 का फ्लो है, इसके ऊपर हमें भेजता है। तो ये हमें डालना है एंड यहाँ पर मेक श्योर करिएगा कि जब भी आप प्रोडक्शन के अंदर एप्लीकेशन डालोगे तो लोकल होस्ट को हटा के आपका जो मेन डोमेन है वो यहाँ पर डालें, ठीक है। अब उसके बाद करना है यहाँ पर क्रिएट करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो पॉपअप आ चुका है, इसके अंदर आपके पास ये क्लाइंट आईडी जो है उसको कॉपी करना है, ठीक है, और आपको जाना है आपके प्रोजेक्ट के अंदर एंड यहाँ पर मैं सबको क्लोज करता हूँ, डोंट सेव एंड यहाँ पर आपको .env के अंदर जाके यहाँ पर आप कर सकते हो, एक नई की क्रिएट कर सकते हो। सो गूगल यहाँ पर करते हैं क्लाइंट आईडी एंड इसको पेस्ट करते हैं एंड हमें और एक चाहिए गूगल सीक्रेट आईडी या फिर क्या उसको बोलते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं, क्लाइंट सीक्रेट है ये बेसिकली। सो इसको भी कॉपी करते हैं एंड यहाँ पर करते हैं क्लाइंट सीक्रेट, सो क्लाइंट सीक्रेट, ओके, इसको भी पेस्ट कर लेते हैं इस तरह से। अब ये हो चुका है, अब चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन के अंदर एंड इसको आप क्लोज कर सकते हो, हमें जो चाहिए था वो मिल गया यहाँ से। यहाँ पर चलते हैं एंड आप देख सकते हो उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें करना है बेसिकली कॉन्फ़िगर दी प्रोवाइडर। ओके, टू कॉन्फ़िगर दी प्रोवाइडर, क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट हमें मिल गया। अब हमें एक चीज़ करनी है, सोशल प्रोवाइडर्स, इसके अंदर ये चीज़ ऐड करनी है, ठीक है। सो ये बहुत ही सिंपल है। देखिए हमें कहाँ पे करना है, ये जो हमारा लिब के अंदर auth.ts है, इसके अंदर ईमेल प्रोवाइडर हमने किया था, यहाँ पर आगे करना है सोशल प्रोवाइडर्स एंड गूगल एंड क्लाइंट आईडी जो है गूगल क्लाइंट आईडी। सो मैं एक बार .env ओपन करता हूँ, गूगल क्लाइंट आईडी सेम है, यस। उसके बाद गूगल क्लाइंट सीक्रेट, मेक श्योर करना कि दोनों सेम है कीज़, ओके। सो ये वहाँ से .env से इसको रीड कर लेगा। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखते हैं यूसेज कैसे है। सो ओके, उसके लिए हमें क्या करना है, ऑथ क्लाइंट जो फाइल है हमारी, ऑथ क्लाइंट, ओके, बेसिकली हमें ऑथ क्लाइंट का यूज़ करके जैसे साइन इन किया था और यहाँ पे ईमेल लिखा था, ईमेल पासवर्ड के लिए, अभी बस यहाँ पे सोशल लिखना है और प्रोवाइडर पास करना है,
कितना सिंपल है देखिए। एक काम करते हैं, हम चलते हैं हमारे साइन अप पेज के ऊपर, ठीक है। सो हमारा साइन अप पेज है ऐप ऑथ साइन अप, एंड इसके अंदर आते हैं एंड यहाँ पर नीचे कहीं पे तो ना एक बटन लगा देते हैं। सो यहाँ पर करते हैं H1 और करते हैं, एंड यहाँ पर करते हैं बटन साइन इन साइन अप विथ गूगल, ठीक है, इस तरह से। एंड यहाँ पर इस बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद हमें साइन अप करना है गूगल की मदद से। तो यहाँ पर करते हैं साइन हैंडल गूगल साइन अप, ठीक है, इस तरह से करते हैं। इस फंक्शन को हमें यहाँ पर बनाना होगा, तो हमारे कंपोनेंट के अंदर यहाँ पर करते हैं कॉन्स्ट, एंड इसके अंदर इस तरह से इसको एसिंक बना लेते हैं क्योंकि इसके अंदर अवेट हमें यूज़ करना होगा। सो एसिंक, एंड एक बार कॉपी कर लेते हैं इस चीज़ को फिर से, एंड वापस चलते हैं, एंड यहाँ पर बस इसको आपको डालना है। ऑथ क्लाइंट हमने ऑलरेडी इंपोर्ट किया है, देखिए यहाँ पर किया था ना, इसके लिए फ़र्क देखना है। यहाँ पर ऑथ क्लाइंट साइन अप यहाँ पर किया था इस तरह से, एंड यहाँ पे ईमेल लिखा था, लेकिन हमारे केस में यहाँ पर क्या है, सोशल है, सिर्फ सोशल है, एंड साइन इन लिखा हुआ है क्योंकि साइन इन और साइन अप दोनों एक जगह से हो जाएंगे, देखिए। सो ये है, और अभी अगर इसको console.log करते हैं, डेटा को क्या है देखते हैं इसके अंदर, डेटा इस तरह से, एंड इसको करते हैं टेस्ट। सो चलते हैं हमारे एप्लीकेशन के अंदर, एंड यहाँ पर अगर चलते हैं साइन इन के अंदर, तो साइन इन ने साइन अप के अंदर किया हुआ है वो बटन, यहाँ पर देखिए ये बटन है, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूँगा तो अभी देखिए क्या होगा। मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, इसको बंद ही कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और करते हैं साइन अप। तो जैसे करेंगे हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे हमारे गूगल पेज के ऊपर, कॉन्सेंट स्क्रीन जो है ना वो आ जाएगी। देखिए मैं अकाउंट सेलेक्ट करता हूँ, एंड उसके बाद ये है कॉन्सेंट स्क्रीन। यहाँ पर देखिए साइन इन टू बेटर ऑथ ऐप, जो ऐप का नाम दिया था ना वो यहाँ पे दिखता है, ठीक है, तो वो आपके प्रोडक्ट का नाम होना चाहिए। सो यहाँ पर करते हैं, ये आपको बताएगा कि क्या क्या एक्सेस मिल रहा है एप्लीकेशन को। हम नेम, प्रोफाइल पिक्चर दे रहे हैं, ईमेल एड्रेस दे रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यू। और जैसे कंटिन्यू करते हैं हम यहाँ पर आ चुके हैं होम पेज के ऊपर, ठीक है। अगर हम डैशबोर्ड के ऊपर चलते हैं तो आप देख सकते हो जो गूगल के अंदर लॉग्ड इन हुआ है ना, तो ये उसका नाम है कोडर्स ज्ञान चैनल, ठीक है। तो ये चल रहा है। अगर डेटाबेस आपको दिखा दूँ तो डेटाबेस के अंदर रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोडर्स ज्ञान चैनल, और यहाँ पर आपको सारी बाकी की चीज़ें दिखेगी। ये गूगल का एवटार जो है वो भी फेच कर लिया है इसने। एंड अकाउंट के अंदर अगर जाओगे, रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पर अकाउंट आ चुका है। एक फ़र्क देखना, प्रोवाइडर आईडी जो है ना, क्रेडेंशियल्स मतलब ईमेल एंड पासवर्ड से करते हैं, तो ये क्रेडेंशियल्स इस तरह से स्ट्रिंग स्टोर करता है। एंड यहाँ पर प्रोवाइडर आईडी जो है ये है गूगल, ओके। इतना ही फ़र्क है, बाकी सारी एक्सेस टोकन, आईडी टोकन ये इंटरनली उसको चाहिए होगा गूगल से लॉगिन करवाने के लिए, तो वो स्टोर करके यहाँ पर रखता है, ठीक है। पासवर्ड नहीं है इस केस में, देखिए पासवर्ड नहीं यूज़ करते हम, तो ये एक्सेस टोकन्स वगैरह यूज़ होते हैं। तो इस तरह से हम लॉगिन हो चुके हैं। एंड अगर आप लॉक करके इसके अंदर भी अगर देखोगे, इसके अंदर हालांकि अभी लॉक चला गया होगा, बट कुछ डेटा आपको जो हमने लॉक किया है वो भी यहाँ पर दिखेगा। देखिए सेशन भी आपको दिख रहा है इसके अंदर, सेशन जो लॉक किया था ना हमने, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखेगी। प्रोडक्शन के अंदर इस तरह से लॉग आपको नहीं करना है, बट हाँ डेवलपमेंट के लिए ठीक है, ओके। अभी और एक चीज़ हमें देखनी है कैसे करते हैं, वो है जो गिटहब है, गिटहब की मदद से कैसे करते हैं। हमने ये गूगल का देखा, तो गिटहब का बहुत सिंपल है, देखिए सिमिलर ही है। यहाँ पर हमें गिटहब डेवलपर पोर्टल के ऊपर जाना है, आपको गिटहब के अंदर लॉगिन करना है, एंड वहाँ पर भी आपको एक ऐप क्रिएट करना होता है जिसके अंदर आप कॉल बैक यूआरएल वगैरह दोगे, और उसके बाद यहाँ पर इसको जैसे गूगल के लिए किया था बिल्कुल उसी तरह से गिटहब के लिए करना है। एंड बस हमें यहाँ पर साइन इन सोशल करके प्रोवाइडर की जगह यहाँ पे गूगल किया था, इसके लिए सिर्फ हमें गिटहब पास करना है। इतना सिंपल है और कुछ फ़र्क नहीं है। सेम उसी तरह से बटन आप क्रिएट करिए और ऑन क्लिक पे डायरेक्टली इसको कॉल करिए, इसको
तो वो गिटहब के ऊपर रिडायरेक्ट करेगा, वहाँ पे आप लॉगिन करोगे एंड देन आप इस एप्लीकेशन के अंदर ऑथेंटिकेट हो जाओगे, राइट। बहुत ही ईजी है। थोड़ा सोचिए कि अगर इन सारी चीज़ों को अगर कस्टम तरीके से अगर बनाने की ज़रूरत पड़ी ना, मुझे लगता है 2, 4, 5 दिन लग सकते हैं, लेकिन ये जस्ट एक लाइन में हो रहा है। ये पावर है बेटर ऑथ की, ऑलराइट। सो ये अभी हो चुका है एंड इसके अंदर देखिए आप डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ना आप एक्सप्लोर करिए सारी चीज़ों को। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, प्लगइन्स बहुत ही पावरफुल है इसके अंदर। जैसे कि देखो यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अगर करना है तो उसके लिए प्लगइन आता है बेटर ऑथ के अंदर, वो यूज़ कर सकते हो। अगर आपको मैजिक लिंक वाला ऑथेंटिकेशन करना है उसके लिए प्लगइन है। OTP पास की करना है तो उसके लिए प्लगइन है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड्स है। अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इसके ऊपर कुछ बनाएं। और इसी के साथ में और भी बहुत सारे एंटरप्राइज ऑप्शंस भी है, SSO कर सकते हैं, बेयरर टोकन्स क्या क्या है, बहुत सारी कैप्चा वगैरह है, बहुत सारी एडवांस चीज़ें भी इसके अंदर हैं। ओके, सो आज का बस इतना ही गोल था कि हमें जो प्रोटेक्टेड राउट है Next.js के अंदर वो कैसे करते हैं, कैसे ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, कैसे रजिस्टर कर सकते हैं अपना खुद का डेटाबेस यूज़ करके। ओके, सो यहाँ पर आपने देखा होगा कि कैसे Next.js के अंदर हम जो ऑथ है उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो Next.js एक बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क है और उसके अंदर हम पूरे फुल स्टैक एप्लीकेशंस हमारे बना सकते हैं। तो अगर आपको देखना है कि कैसे Next.js के अंदर एक फुल स्टैक एप्लीकेशन बनाया जाता है तो उसके लिए ये लेफ्ट वाला वीडियो देखिए, जहाँ पर हमने एकदम स्क्रैच से एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है Next.js के अंदर।